होगी, सहभागिता होगी, सपोर्ट मिलेगा, सर्वेक्षण कार्य उतना ही बेहतर होगा। और आपका भी कार्य, जो आप खानापुरी दल के शिविर प्रभारी पदाधिकारी हैं, आप सभी एएसओ के रूप में आपका चयन हुआ है। और आप ही के कंधों पर बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 संशोधित 2017, नियमावली 2012 और संशोधित 2018 की सभी प्रावधानों अंतर्गत नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते हुए ये पहली बार बिहार के अंदर सर्वेक्षण भूमि का कराया जाना है। और इसके लिए टेक्नोलॉजी, लोगों की सहभागिता, पंचायत राज प्रतिनिधियों की सहभागिता, आम लोगों की सहभागिता जरूरी होती है। आपको यह ज्ञात ही होगा कि हमारे सरकार द्वारा जैसे ही राजपत्र में धारा 3 अंतर्गत, नियम 312 के अंतर्गत राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना हो जाती है, उसके बाद उद्घोषणा होता है। उद्घोषणा हमारे नियम 4(1) अंतर्गत जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी जो समाहर्ता होते हैं, उन्हीं के द्वारा उद्घोषणा हो जाती है कि हमारे जिले में अंशतः या पूर्णतः किसी या अंशतः मौजे में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होता है। यहीं से सर्वेक्षण शुरू हो जाता है। जैसा हमने कहा कि सर्वेक्षण के लिए आम लोगों की, प्रतिनिधियों की, लोकल प्रतिनिधियों की, हारे हुए जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों की सहभागिता आवश्यक है। उस क्रम में सबसे पहला काम क्या होता है मेरा? सबसे पहला काम, जहां भी शिविर का गठन होता है, जितने गांव उसमें टैग होंगे शिविर में, आप अपने खानापुरी दल, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसकी जिला बंदोबस्त पदाधिकारी के उद्घोषणा के साथ ही उस गांव का दौरा हमारा प्रारंभ हो जाता है और अधिक से अधिक लोगों को सूचना देने का कार्य भी प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले इसके तहत जैसे ही उद्घोषणा प्रारंभ हो जाती है, उसी में हमारा लिखा हुआ है कि भाई उद्घोषणा से ही स्पष्ट होता है कि किसी भी भूखंड को धारित करने वाले वैसे रैयत जिसका उस भूमि पर हित हो, या केंद्र एवं राज्य सरकार के भी कोई विभागों की जमीन हो, उसके पदाधिकारी को सूचना देना, उनसे सर्वेक्षण कार्य में आवश्यक सहयोग लेना, तथा सर्वेक्षण के क्रम में आने वाले जो अवरोध हैं, उदाहरण के तौर पर हमारा किसी भूखंड पर यदि कोई जंगल है, कोई ऐसे फसल लगे हुए हैं जो आपके भूखंडों के सत्यापन मापी में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, उसको हटाने का अधिकार इस उद्घोषणा के माध्यम से मिल जाता है। दूसरा पारा जब देखेंगे प्रपत्र 1 का, जिसको उद्घोषणा मीन्स प्रपत्र 1, दूसरा पारा में रैयतों को निर्देशित करते हुए यह सूचना दी जाती है कि भाई आप अपने खेत के मेर, यानी जो भी आप धारित भूखंड हैं आपके अंतर्गत, उसके मेर को, उसकी सीमा को ठीक कर लें। और हमारे सर्वेक्षण दल से तात्पर्य आप सबसे हैं। खानापुरी दल का जो गठन होता है हमारा, उसमें जिसमें किश्तवाड़ और खानापुरी का कार्य किया जाता है, उसमें 3 पदाधिकारी और कर्मी महत्व नियुक्त होते हैं। उसमें आप सर्वोपरि हैं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन या सर्वेक्षक, विशेष सर्वेक्षण अमीन। कहीं कहीं पर यह भी भ्रांतियां उत्पन्न होती है कि अमीन और विशेष सर्वेक्षण अमीन दोनों 2 चीज है। ऐसी कोई बात नहीं है। जहां भी आप जाएंगे इस बात की मुकम्मल उनकी सूचना देंगे कि भाई दोनों पद सेम है। सरकार ने जो हमारा अधिनियम 2 की धारा 11 में अमीन की परिभाषा दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि भाई जो भी भूखंड मापी का कार्य करेंगे, खानापुरी दल के साथ भूखंडों का सत्यापन करेंगे, वो सब अमीन
या विशेष सर्वेक्षण अमीन कहे जाएंगे। और दोनों में पदों में कोई अंतर नहीं है, कार्य में कोई अंतर नहीं होगा। हम आ रहे थे, थोड़ा विषयांतर हो गए, हम आ रहे थे तो सबसे पहले हमको ग्राम सभा का आयोजन करना है। ग्राम सभा का जो आयोजन करना है हमारे पास, तो ग्राम सभा का कंसेप्ट हमारे पंचायती राज व्यवस्था में भी की गई है। उसमें यह कहा गया है कि ग्राम सभा अध्याय 2 के सेक्शन 3 में, जो हमारा बिहार राज्य पंचायत राज अधिनियम 1995 संशोधित 2006 में इसका वर्णन किया गया है। हाँ, थोड़ा अंतर है यहाँ पर। ग्राम सभा का आयोजन तो हम करेंगे, ग्राम सभा ताकि अधिक से अधिक लोगों को आपके सर्वेक्षण कार्य की जानकारी मिल सके। सर्वेक्षण में रैयतों को कौन सा काम करके तैयार रखना है, कैसे दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण प्रपत्र 2 में आप उनके द्वारा किया जाएगा। इन सब बातों, सर्वेक्षण के क्या फायदे हैं, सर्वेक्षण अगर किसी भूखंड का नहीं हो पाता है, नया अधिकार अभिलेख यानी खतियान नहीं बनता है, उसी स्थिति में रैयतों को क्या नुकसान होगा, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करते हैं। जैसे ही हमारा ग्राम सभा का आयोजन करने जाते हैं तो सबसे पहले सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि अमुक गांव में एक ग्राम सभा का आयोजन करें। अपने दस्तखत से इसकी एक आम सूचना जरूर निकाल दें, जिसमें यह अवश्य लिखें कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्राम फलाना, थाना नंबर फलाना में दिनांक इतना को इतना बजे फलाने स्थल पर एक सभा का, सर्वेक्षण से संबंधित एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्राम के सभी लोगों को उपस्थिति अपेक्षित है। ऐसी सूचना का प्रकाशन खानापुरी दल के द्वारा किया जाएगा, जो इस पर हस्ताक्षर आपका होगा। और इसकी सूचना गांव में, हर एक गांव में एक ग्राम सभा का आयोजन आप करें। ग्राम सभा के आयोजन में यह ध्यान रखें कि सभा स्थल समय पूर्व निर्धारित हो। इसकी सूचना हम लोग गांव के जितने भी महत्वपूर्ण जगह हैं, जहां पर गांव के लोग आकर बैठते हैं, ये वहां पर जरूर चिपकाएं। जितने से अधिक लोगों को रिटेन उनकी सूचना दें, उनका हस्ताक्षर लें। जरूरत पड़ने पर चौकीदार, दफादार एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जा सकता है। अगर वह गांव जहां आप सभा करने जा रहे हैं, वह गांव ग्राम पंचायत के मुखिया या भूतपूर्व मुखिया या फिर सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद इत्यादि हैं, तो उनको जरूर विशेष तौर पर आप संसूचित करेंगे। इसके अलावा गांव के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, ऐसे सेवानिवृत्त पदाधिकारी या कर्मी जो भूमि संबंधी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग जिनको आपके उस गांव के जमीन भूखंड के बारे में जानकारी है, मानचित्रों का ज्ञान जरूर की जानकारी है, उनको भी आप विशेष तौर पर आमंत्रित अवश्य करेंगे। आपके अधिनियम के धारा 6(2) के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप से वर्णित भी है कि सर्वेक्षण कार्य में पंचायत प्रतिनिधियों, आम जनता और रैयत का सहयोग लिया जाना आवश्यक है, और उनको भी बताएं कि सभा में करनी क्या है। अन्य माध्यम का भी आप सहारा ले सकते हैं, जैसे हैंडबिल हो, या अंचल कार्यालय में जाकर इसकी सूचना दें। राजस्व कर्मचारी को भी सूचित करें, राजस्व पदाधिकारी को भी सूचित करें, यहाँ तक कि जिला बंदोबस्त अधिकारी जो हमारे होते हैं उनको भी सूचना दें। जिला बंदोबस्त कार्यालय में एसओ हेडक्वार्टर एवं उनकी पूरी टीम रहती है, वहां भी सूचना दें। साथ ही साथ अनुरोध करें कि जिले में, हमारे जिला का जो हमारा वेबसाइट है, उस पर भी प्रकाशन हो जाए। जो वहाँ कोई स्थानीय पत्रकार होते हैं, उनको भी सूचना दें, ताकि स्थानीय अखबार में भी इसका प्रकाशन हो सके। पुरानी पद्धति कहती है कि गांव में इस आशय का डुगडुगी पिटवा करके भी सूचना दे सकते हैं।
यदि और आवश्यकता अनुसार हमारे जिले का वेबसाइट भी होता है और हमारा डायरेक्टरेट का भी वेबसाइट है, उस पर भी प्रकाशन हेतु सूचना दें, ताकि उस गांव के उस शिविर में आने वाले, जहां भी आप जिस मौजे में आपने ग्राम सभा का आयोजन किया है, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ये हमारे प्रचार माध्यम हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग उस गांव में लाउड स्पीकर से भी अगर प्रचार प्रसार करा दें तो और बेहतर होगा, सभी लोगों की जानकारी हो जाएगी। इसी प्रकार हमारा स्थानीय अखबार में अगर सूचना प्रकाशित होने से अधिक लोगों को जानकारी मिल सकेगी। साथ ही साथ आप प्रारंभिक चरण में, जैसा आपको ज्ञात है कि वैसे ही भूमि का सर्वेक्षण किया जाना है जो ग्रामीण क्षेत्र की भूमि हो, ग्रामीण प्रवेश की भूमि होती है। नगर परिषद, नगर पंचायत, शहरी क्षेत्र, नगर निगम, इन टोपोलैंड, इन सब भूमियों का अभी नहीं किया जाना है। तो इसके लिए जो स्थानीय बाजार होते हैं, बहुत जगह आप ऐसा सुनते होंगे कि स्थानीय हाट बाजार भी लगते हैं। उस दिन वहां जरूर माइक से प्रचार प्रसार करें, ताकि बाजार में आने वाले लोग भी जान सके कि अमुक तिथि को अमुक जगह ग्राम सभा का भू सर्वेक्षण के क्रम में एक सभा का आयोजन किया गया है। सभा में यह आवश्यक है, अंचल अधिकारी से जरूर रिक्वेस्ट करें, रिटेन रूप में भी करें, मौखिक तौर पर यदि समय है तो उनसे मिल लें कि भाई आप और आपके अंतर्गत अधीनस्थ जो भी क्षेत्र से जुड़े हैं, यथा राजस्व पदाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, उनको भी जरूर बुलाएं। कभी कभी आपने यह भी देखा होगा कि वहाँ कुछ स्थानीय अमीन होते हैं जो भूमि मापन का कार्य करते हैं, जिनको उस मौजे की जमीन के बारे में बहुत सारी जानकारियां रहती हैं, उनको भी जरूर आमंत्रित करें। प्रशासनिक दृष्टिकोण से संबंध वह मौजा जिस थाने में पड़ता है, विधि व्यवस्था के ख्याल से भी, चूंकि आप एक अधिकारी हैं, आपका सोचने समझने का दायरा भी एक अधिकारी की तरह होना चाहिए, इसका भी ख्याल रखें। कहीं कहीं विधि व्यवस्था या पूर्व के लैंड डिस्प्यूट के कारण सभा में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए आप अपेक्षित होगा कि वहां के थाना को भी इसकी सूचना जरूर आप दें। ऐसा कर इस सारे का उद्देश्य, साथ ही साथ आप जिस मौजे में भी इस सभा का आयोजन करने जा रहे हैं, बातों को जरा गंभीरता पूर्वक लेंगे, यह कार्य आपका आसान करेगा। जितने लोगों की इस सारी बातों को सभी प्रकार के टेक्नोलॉजी, सभी प्रकार के मीडिया का सहारा लेकर के, सभी प्रकार के परंपरागत सूचनाओं, परंपरागत माध्यमों का सहारा लेकर के, आपका एक उद्देश्य है कि उस गांव में रहने वाले या उस गांव में जो रैयत बाहर भी रहते हैं, वह भी उस दिन आ जाएं। अपनी भूमि का कैसे उनके नाम होगा, जो उनके दादा परदादा या कहीं भूमि का दाखिल खारिज से या अन्य माध्यमों से भूमि को प्राप्त किए हैं, खतियान कॉलम में के रैयत कॉलम में उनका नाम दर्ज हो, भूमि की अन्य प्रविष्टियां भी सही तरीके से हो, इसकी जानकारी उनको मिल जाए। स्कूलों में जो भी आपके उस ग्राम मौजे में स्कूल होंगे, वहाँ प्राथमिक विद्यालय ज्यादातर, मध्य विद्यालय और कहीं कहीं उच्च विद्यालय भी मिलेंगे, महाविद्यालय भी मिल सकते हैं। उस विद्यालय का भी आप, यदि समय है आपकी टीम के पास, बांट करके कहीं अमीन चले जाएं, कहीं आप चले जाएं, कहीं आपके कानूनगो साहब चले जाएं और ये दौरा कर लें। उस विद्यालय में जाकर के वहाँ शिक्षक जो भी होंगे उनसे भी इसकी सूचना दें कि भाई हम फलाने जगह इस गांव में, हो सकता है कि विद्यालय पर ही आपने रखा हो या जहां भी रखा हो, जो सार्वजनिक भवन हो, सरकारी भवन हो, इसकी प्राथमिकता दी जाए और प्रयास किया जाए कि वह सरकारी भवन या सार्वजनिक भवन पर ही, निजी भवनों पर कोई भी ग्राम सभा करने से बचे। तो शिक्षक लोगों को भी सूचना दी जाए। शिक्षक का भी नेटवर्किंग बहुत होता है, वह नेटवर्किंग के माध्यम से वहां के अभिभावकों को सूचित करेंगे।
ज्यादातर अभिभावक किसी न किसी भूखंड के स्वामी होते हैं या तथाकथित स्वामी होते हैं, यानी उनके नाम से खतियान या जमाबंदी कायम तो नहीं होता है, लेकिन आपसी बंटवारा के तहत उनको जमीन पर काबिज रहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर वहाँ सिनेमा हॉल चल रहा हो या वीडियो हॉल चल रहा हो उस गांव के आसपास या उस गांव के में, तो आप वहाँ भी स्लाइड बनवा करके और डाल दें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई देखिए ये आम जनता के हित के लिए है, आप उसका प्रसारण करें, ताकि वहाँ जो भी उसको देखने के लिए लोग आए उस स्लाइड को जरूर देखें और निर्धारित समय एवं स्थान पर जरूर आपकी सभा में भाग लें। आपके लिए यह भी अपेक्षित होगा, आप जानते हैं कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था लागू है, तो माननीय मुखिया जी को, सरपंच साहब को एवं अन्य पंचायत के प्रतिनिधियों को जिनकी नेटवर्किंग स्थानीय स्तर पर बहुत मजबूत होती है, उनको भी यह सूचना दें और सम्मान के साथ उस ग्राम सभा में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे। उनसे यह कहना संयम का सहारा और प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अनुशासन में रहकर कैसे अधिक से अधिक लोगों को इंटरेक्ट करते हुए ग्राम सभा में आमंत्रित करेंगे और उन तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाएंगे। सरकार के इस भू सर्वेक्षण कार्य की सूचना देंगे। ये आपके पर्सनालिटी और व्यवहार पर तथा कार्य करने के ढंग पर निर्भर करेगा। जितने अच्छे ग्राम सभा का संचालन आप करेंगे उतने ही अच्छे आपके आगे के कार्य को आसान बना देगा। अब जैसे ही आपने ग्राम सभा का आयोजन कर लिया, आप सोचते होंगे कि ग्राम सभा का आयोजन क्यों? ग्राम सभा का आयोजन, इतनी सारी बातें हो गई। आयोजन इसलिए जरूरी होता है कि जब भी कोई कार्य आप प्रारंभ करने जाते हैं तो इसकी सूचना देना जरूरी है। पब्लिक अगर नहीं जानेंगे तो प्रपत्र 2 में जो उनकी स्व घोषणा करनी है, डिक्लेरेशन देना है, वो कैसे देंगे आपके पास? 3.1 में आपको वंश वृक्ष की तैयारी करनी है, उनसे विहित प्रपत्र में फॉर्म लेना है, वो कैसे देंगे? अब ग्राम सभा में आप तो गए, आपकी टीम भी गई, साथ ही साथ जो वहाँ आपके मानचित्र समर्पित करने वाले जो टेक्निकल एजेंसी हैं जो हर जिले में नियुक्त किए गए हैं, उनको भी आप कहें, उनको भी सूचना दें। उसकी एक प्रति जो सूचना, आम सूचना आपने दी है, उसकी प्रतिलिपि हस्ताक्षर युक्त आप उन्हें भी एजेंसी को दें कि अमुक तारीख को वहाँ ग्राम सभा का आयोजन किया गया है, आप उसमें अपने उपकरणों सहित, ऑपरेटर सहित भाग लें। जब इतनी प्रक्रिया आप करेंगे, निश्चित मानिए ग्राम के सारे रैयत, आम जनता में अधिकांश जरूर उपस्थित होंगे। प्रयास कीजिए कि ऐसे समय में ग्राम सभा का समय निश्चित करें, ऐसे स्थान पर निश्चित करें जहां लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। आपका उद्देश्य अधिक से अधिक प्रचार प्रसार है, न कि औपचारिकता मात्र पूरी करना है। ग्राम सभा में करेंगे क्या? ग्राम सभा में सबसे पहले आप प्रावधान की धाराओं की विस्तृत व्याख्या न कर उसके व्यवहारिक पहलू को और उनसे होने वाले फायदे के बारे में आम जनता को बताएं। सबसे पहले आप उन्हें बताएं कि सर्वेक्षण आपकी भूमि का क्यों जरूरी है, इससे आपको क्या फायदा होगा। उसके लिए आपको विभिन्न प्रकार से, जो विभिन्न क्लासों में आपको बताया जा चुका होगा कि भाई आपके नाम खतियान बनाने आए हैं। अब तक आपने जो भी जमाबंदियां अंचल कार्यालय में आपके नाम काबिज है, या आपके पिताजी या ऊपर के दादाजी या उनके ऊपर जो भी है वह, और उसको धारित करते आप आ रहे हैं व्यवहारिक तौर पर, तो आपके नाम यदि कागजात देंगे तो आपके नाम हो जाएगा। जिनके नाम खतियान बन जाता है उनको बिहार भूमि BLR एक्ट 1950, BT एक्ट 1885 एवं अन्य धाराओं के तहत
स्वामित्व का अधिकार मिल जाता है। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि भू अर्जन अन्य विकासात्मक कार्य करने में सरकार भी अपने स्तर से क्रय नीति आदि के तहत भूमि क्रय करती है या भूमि का अर्जन करती है। जब तक आपके नाम खतियान या स्वामित्व हक हकियत के बारे में पूरा ब्यौरा सहित विवरण नहीं होगा, हो सकता है कि आपको भूमि के विरुद्ध ले जाने वाले कंपनसेशन में दिक्कत हो या कोई विवाद खड़ा कर दें, जो झूठा विवाद होता है। आपका यह जो सर्वे, उसमें यह भी बताएं कि आपका यह जो सर्वेक्षण होगा वह आधुनिक तकनीकी के आधार पर तैयार मानचित्र के आधार पर होगा। उनको यह भी बताएं सभा में कि आधुनिक विधि से तैयार डीजीपीएस और ईटीएस मशीन की सहायता से ही यह कार्य पूर्ण होगा। मानचित्र हमारा सॉफ्ट कॉपी में बनेगा, मिनटों में सेकंडों में आप जहां चाहेंगे A4 साइज में खतियान निकाल सकते हैं, जिसमें आपसे आपके भूमि जितने आपके द्वारा धारित जितनी भी भूमि है उसका सभी प्रकार के भूमि के किस्म से वर्गीकरण, रकबा, खाता, खेसरा सहित सारे ब्यौरे उपलब्ध हो जाएंगे, चाहे आप देश के कोने में हो या विदेश के कोने में कार्यरत हो या निवास करते हैं। पूर्व में उन्हें यह भी बताएं कि सरकार को ऐसी नीतियां लानी क्यों पड़ी। उसमें आपके द्वारा यह बताया जाना प्रासंगिक होगा कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के व्यवहार से जो भी नक्शे बनते हैं, अधिकार अभिलेख सुरक्षित रहते हैं, कम से कम गलतियां होती है और मेजरमेंट अति शुद्ध होता है, कम समय लगते हैं, सरकार का भी पैसे की बचत होती है। साथ ही साथ आपको सर्वेक्षण में कम से कम समय देना होगा। आज आप जानते हैं कि कार्य के क्रम में अन्य कार्यों के बस लोग अधिकांशतः गांव से बाहर भी रहते हैं और विविध प्रकरणों के माध्यम से उनकी खेती अन्य लोगों द्वारा की जाती है। उन्हें भी आप बैठाएं सभा में और उनको भी प्रेरित करें कि आप जिनका भी जमीन जोत रहे हैं उनको आप सूचना दें। अगर आप सूचना देने में संकोच कर रहे हैं तो उनका आप मोबाइल नंबर दें, उसको आप पंजीबद्ध करें और उस मोबाइल नंबर की सहायता से आप जरूर उनको बताएं कि हम आपके ग्राम में भू सर्वेक्षण करने आए हैं। यदि आपकी भूमि है तो आप जरूर दस्तावेजी साक्ष्य के साथ और वंश वृक्ष 3 के साथ आप जरूर 30 दिनों के अंदर, उद्घोषणा के 30 दिनों के अंदर या विशेष परिस्थिति में 45 दिनों के अंदर आप शिविर कार्यालय या हमें आप दे दें, ताकि कार्रवाई कर यादाश्त पंजी और आपसे संबंधित खेसरा पंजी का निर्माण किया जा सके। हम समझ वहां पर बहुत सारे सवाल भी उठाएंगे आपको, लेकिन धैर्य के साथ अनुशासन में रह करके कूल माइंड से आपको सभी रैयतों का, आम जनता के प्रश्नों का जवाब देना होगा। किसी भी परिस्थिति में आप अपना आपा न खोएं, लूज टेम्पर नहीं। यह अधिकारी का सर्वप्रथम पहला गुण होता है कि उटपटांग सवालों का जवाब भी आपको कूल और सही तरीके से देना होता है, ताकि आपको वहां कार्य कराने का ही रैयत किसी खेसरे के बारे में वांछित जानकारी या उस खेसरा से संबंधित आज के तारीख में भूमि धारण करने वाले लोगों का उद्घोषणा प्रपत्र 2 नहीं पहुंच पाया, आपकी खेसरा पंजी या दास पंजी और अंततः आरओआर अधूरा हो जाएगा। यह भी सवाल उठा सकते हैं कि पूर्व में जो सर्वेक्षण किए गए उसमें बहुत हम बीना कुमारी जी, बीना कुमारी प्लीज, अभी अनुशासन का पाठ चल रहा है, आप इस तरह की गतिविधियां उत्पन्न करने लगता है जैसे सब सारी जानकारियां आपको हासिल है। ऐसा प्लीज ना करें। सभी लोगों से मेरा एक अनुरोध होगा, मैं भी आपके तरह एक सरकार का पदाधिकारी हूं, आप बनने जा रहे हैं, मैं पहले से ही नियुक्त हूं। प्लीज बोलने की
अपनी विषय को शालीनता पूर्वक रखने की, कैसे अधिनियम में और नियमावली में वर्णित शब्दों का इस्तेमाल करें जिसका मीनिंग आसान शब्दों में उन तक पहुंचाएं, इसकी भी जानकारी आपको रखनी होगी। वो सवाल करेंगे, हो सकता है वो सवाल करेंगे फलाने जगह मेरी भूमि हड़प ली गई है, हम यहाँ दौड़ रहे हैं, उनको आप समझाएं कि समस्या का निदान कहाँ होगा। आपको बीटी एक्ट 1950 का अधिनियम, बीपीपीएसटी एक्ट, सीलिंग, भूदान जग अधिनियम और नए हमारा जो उत्तराधिकार अधिनियम 2000, हिंदू सक्सेशन एक्ट आदि की जानकारी जहाँ तक है वहां तक संभवतः दे दी गई होगी या आगे की क्लासों में दे दिया जाएगा। टाइटल की जानकारी अभी सवाल करेंगे, वो कहेंगे कि पूर्व के सर्वेक्षण में हमने ये कागजात दिया, ऐसे किया, अब तक काम पूरा नहीं हुआ। उनको शालीनता पूर्वक ये कहना है कि ये सारे कार्य पूर्ण होंगे। इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए पुनः मैं आपके बीच आया हूँ और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका सहयोग हमें मिलेगा। बुजुर्ग होंगे, उनसे आदर सूचक शब्दों का व्यवहार करते हुए उनका दिल जीतने का प्रयास करेंगे। याद रहे, ये सारी कार्रवाइयां आपके स्तर से जब तक नहीं होगी तब तक आप अपने कार्यों में सफल नहीं होंगे, और अगर आप सफल नहीं होंगे तो हमारा बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 नियमावली 2012 का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। ग्राम सभा में सवाल करेंगे रैयत, सवालों से भागना नहीं है, उनकी शालीनता पूर्वक जानकारी लेकर के, अगर जानकारी है तो वहां पर व्याख्या करनी है। वो कहेंगे, कोई आदमी आएंगे कि सरकारी जमीन पर हम वर्षों से कब्जा किए हुए, हमको कागज नहीं बना, उन्हें बताना होगा आपको कि भाई देखिए, आपका कागज देख करके, नक्शा देख करके मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार की ये जमीन है। अगर गैरमजरूआ, आम खास, मालिक, भूदान, सेलिंग की जमीन है तो आपको कहाँ जाना है और किस प्रकार के कागजों का निर्माण करना है। आपसे पूछेंगे रैयत कि भाई हमारे दादा के नाम से जमीन है और हमारे नाम करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना होगा। तो आप उन्हें प्रपत्र 2 की प्रति पढ़ करके आप उनको बताएंगे कि आप इसमें सारे ब्यौरे भरें, इस जमीन में और कौन कौन हकदार हैं उनके ब्यौरे भरें, इनसे आपके बीच कैसे ये जमीन आए, यानी भूमि धारण करने का विधिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य क्या है उसको इसमें लगाएं। उनको बताएं दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व नियमों के आलोक में क्या होता है। कोई आपसे यह पूछेंगे कि केवाला हमने लिया है, अभी तक हमने म्यूटेशन नहीं कराया है, कैसे करें। तो आप उनको बताएं कि केवाला लिया है, वैध आप किनसे लिया, उनके बारे में, उनके जिस वंशज के नाम पर यह जमीन है, तो आपको भी अपने अमीनों को बताना होगा कि अगर वैसा कोई आता है केवाला लगा दिया तो सबसे पहले विगत सर्वे का जो हमारा 13 प्रपत्र 5 है उसमें आप तैयारी कर लिए हैं कि यह जमीन विगत सर्वे में किसके नाम पर था। अब उसकी वंश वृक्ष हम सबसे पहले एक अगर पेज लेते हैं तो पहले पन्ने पर, पेज के पन्ने के पहले पेज पर उनकी वंश वृक्ष बनाए और द्वितीय पेज पर जिसने उस वंश वृक्ष में आने वाले किसी व्यक्ति ने जिसका उस धारित भूमि पर हिस्सा है वो अपने हिस्से के मुताबिक अंशतः या पूर्णतः बेच दिया है, तब वहां भी बनाए कि वहां लिखें कि भाई अमुक आदमी ने वंश वृक्ष के जिनको इतना जमीन बेचने का अधिकार था उसने डीड नंबर इतना, डेट फलाना द्वारा बिक्री किया है श्री फलाने को। अगर ऐसे आप वंश वृक्ष की तैयारी कर लेंगे तो आपका याददाश्त पंजी में आवश्यक प्रविष्टियों दर्ज करना आसान हो जाएगा। इसी प्रकार किसी को बख्शीश से, विल से, दान से भूमि मिली है तो इसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा, या तो बताया गया होगा या विस्तार से बताया जाएगा कि ऐसी भूमि की प्रविष्टि हम कैसे करेंगे। रैयतों को इस बारे में कोई पूछ दिया कि हमारे पास गैरमजरूआ मालिक भूमि का पर्चा मिला हुआ है साहब, उसको क्या करें, कैसे होगा मेरा। आप उनको बताना होगा कि गैरमजरूआ मालिक भूमि का कैसा पर्चा है हमको दिखाएंगे। हो सकता है कि जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत उनको सादा हुक्मनामा दिया गया हो, उनके साथ बंदोबस्ती की गई हो, तो उनसे आप बताएं कि जमींदारी
उनसे आप पूछें कि जमींदारी उन्मूलन के बाद क्या है आपकी रसीद, हमारा जो प्रपत्र 26 यानी जिसको मालगुजारी रसीद कहते हैं, कटा है? अगर कटा है तो दिखाइए। वो अगर दिखाता है, पर्चा को आपको देखना है कि पर्चा क्या सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत है। इसका मतलब यह हुआ कि जमींदारों को भी गैर मजरूआ मालिक भूमि बंदोबस्त करने की शक्ति प्रदत्त थी। उनके द्वारा दिए गए हुक्मनामा या बंदोबस्ती पर्चा या फिर रसीद आदि हैं अगर उस समय के, उसके बाद उनकी जमाबंदी कायम हो गई है तो जरूर करना। कभी कभी ऐसा आएगा कि भाई ये गैर मजरूआ मालिक भूमि किसी की बंदोबस्त हो गई, उसने एक दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, आप और वो आएंगे आपके पास कि भाई हमको इसका खेसरा पंजी में नाम दर्ज कर दीजिए, खतियान बना दिए। ऐसे भी सवाल आपको ग्राम सभा में करेंगे लोग, तब उनके बारे में भी उनको आपको बताना होगा शालीनता के साथ कि देखिए भाई गैर मजरूआ मालिक भूमि अस्थानांतरणीय होती है, इसको खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। जिनके नाम से यह पर्चा जारी हुआ है उन्हीं को उनको या उनके वंशज जो भी हैं, उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है, जो भी हमारा होंगे वही इनके वारिस होंगे। और अभियुक्ति कॉलम में अपने अमीन को जरूर यह कहें कि वैसे गैर मजरूआ या सरकारी भूमि या सरकार लोक उपक्रम की भूमि इस टाइप की भूमि है जो किसी व्यक्ति भी, जो लोक उपक्रम की भूमि गलत बोल दिया, सरकारी भूमि यानी गैर मजरूआ आम खास की भूमि किसी को पर्चा में मिला हुआ है, उसके अभियुक्ति कॉलम में भूमि अस्थानांतरणीय जरूर लिखें ताकि यह पता चल सके कि गत सर्वे में यह भूमि गैर मजरूआ आम या खास प्रवृत्ति की थी। किसी भी परिस्थिति में गैर मजरूआ मालिक भूमि जिनको भी बंदोबस्त किया गया है और उसके बाद यदि केवाला के आधार पर, अन्य प्रकर्म के आधार पर अगर किन्हीं के द्वारा बेच दी गई है संपत्ति भूमि, उन और क्रेता आते हैं कि हमको किया जाए, यह आप ऐसा न करेंगे। आपको यह अधिकार नहीं है, प्रशासन में बैठे किन्हीं व्यक्ति को उस भूमि को बेचने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार कोई आएगा गैर मजरूआ आम मालिक पर हम वर्षों से 12 वर्षों से अधिक, कोई कहेगा 50 सालों से अधिक से कब्जा है, हम सुयोग्य श्रेणी के व्यक्ति हैं। सुयोग्य श्रेणी से मतलब यह है कि विभिन्न प्रकरणों में सरकार ने यह निर्धारित किया गया है कि जो महादलित समुदाय से आते हैं या BC 1 से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा से आते हैं, उन व्यक्तियों के बीच भी कभी 3 डिसमिल जमीन, कभी 2 डिसमिल जमीन, कभी काल क्रम से कभी 5 डिसमिल बांट वितरित किया जाना था। तो आपको खाता उसी केस में खोलना है गैर मजरूआ आम मालिक में जिसके पास विधिक रूप से निर्गत पर्चा हो, चाहे वो जमींदारों द्वारा मालिक के केस में, आम के केस में किसी भी जमींदार की भूमि, किसी भी जमींदार को भूमि बंदोबस्त करने की शक्ति नहीं थी। और जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, जमींदारी व्यवस्था समाप्त हुई, उसके बाद हमारा जो नया एक्ट पारित हुआ उसमें स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई थी कि आम की बंदोबस्ती शुरुआत में राज्य सरकार करती थी, बाद में यह परमंडल आयुक्त को यह शक्ति प्रदत्त की गई और आज की तारीख में यह 5 डिसमिल जमीन विशेष परिस्थिति में महादलित समुदाय को देने की शक्ति प्रदत्त जिलाधिकारी जिला समाहर्ता को है। अगर उनके द्वारा विहित प्रक्रिया अनुसार यह सारी प्रक्रिया रैयत के संदर्भ में पूरी कर ली गई है, उनका खाता आप दर्ज कर सकते हैं या दास पंजी में दर्ज कर सकते हैं, 50 केसरा पंजी प्रपत्र 6 का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये सारे कागजातों के वेरिफिकेशन के बाद इन सब चीजों की कोई आदमी, गैर मजरूआ आम शब्द से ही स्पष्ट है, गैर मजरूआ शब्द का जो मतलब होता है वह प्रति अकृष्ट भूमि शाब्दिक अर्थ है, और गैर मजरूआ आम लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसी भूमि जो सार्वजनिक भूमि है, उस गांव के सभी जनता का उस पर अधिकार है। उदाहरण के तौर पर जितने भी हमारा सड़क हैं, चारागाह हैं, कब्रिस्तान हैं, श्मशान हैं, पंचायत भवन की जमीन है, चबूतरे की जमीन है, सड़क की, ये सारी जमीनें आम प्रवृत्ति की होती है और इसको बंदोबस्त करने के पूर्व वहां के पंचायत से भी हमको अनुमति लेनी होती है।
अगर इससे इतर किसी प्रक्रिया का, सुशील कुमार राय जी प्लीज, एक कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी पूर्वक आज जब सुन लेंगे, कल आपका कार्य थोड़ा आसान होगा। आपके जेहन में जो बातें आएंगी, इसका आप माने वहां पर व्यवहारिक पक्ष देने में आपको हम लोगों ने भी ट्रेनिंग पाई है कि आप ही की तरह, और इसी तरह फिर कार्य करते करते अनुभव होगा, प्लस लोगों के बीच इंटरेक्शन कैसे बढ़ेगा, ये तरीके भी जानना प्रशासनिक दृष्टिकोण से, अनुशासन बनाए रखने के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक होता है। कार्य कुशलता बढ़ाने के महत्वपूर्ण तरीके भी हैं, जहां तक मेरी समझ है। तो हम ये कह रहे थे, बीच में आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे लिंक टूटता है, प्लीज। तो हम ये कह रहे थे कि ऐसी बातों की चर्चा करेंगे, तरह तरह के सवाल आएंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट, अभी आपको पढ़ाई नहीं हुआ होगा या हो गया होगा, आप या थोड़ी बहुत नेट पर किताब पढ़ करके आपको जानकारी हो गई होगी कि 1956 में कुछ बना, और हिंदू सक्सेशन एक्ट का संशोधन भी हुआ। जो हमारे को पार्टनर्स हैं, जो उस भूमि में हिस्सेदार हैं, कुछ और इनलार्ज किया गया। नई संशोधित कानून भी 2005 में बिहार सरकार ने लाया। इन दोनों के आधार पर कोई आएगा कि भाई हमारा तो बंटवारा नहीं हुआ, हम काबिज हैं, मौखिक बंटवारे के आधार पर हमने जमीन को धारित कर लिया है, उसी स्थिति में हम क्या करें, कौन सा पाठ प्रपत्र 2 में भर करके दें? आपसे सवाल करेगा ग्राम सभा में, या बाद के भी समय में आपके ऑफिस में आकर के इस तरह के बात कहेगा आपसे किसान। उसी स्थिति में उनको समझाएं कि देखिए भाई, जमीन पूर्व खतियान के आधार पर आपके वंशज के नाम था, आप बंटवारा कर लें। और याद रखें, एक पंजी जरूर आप बना लेंगे। पहले, सबसे पहले जो खतियानों का सार है वो आप तुरंत तैयार कर लेंगे। जिस जिले में आपकी पोस्टिंग होगी, अगर वहां पर पहले से तैयार तेरी जिसको बोलते हैं, जिसको समरी ऑफ खतियान बोलते हैं, पुराना सर्वे के आधार पर इंफॉर्मेशन जो प्रपत्र 5 में रहता है, उसकी तैयारी कर लें। और एक रजिस्टर इंडेक्स पंजी का भी बना लें कि पुराने खतियान के आधार पर इसमें कितने खाते हैं, कितने खेसरे हैं, किस खाते में कौन सा खेसरा है, उसका रकबा क्या है। अब यदि कोई आता है पुरानी जमीन का धारक या उसका नया वंशज, कहता है कि भाई हमको तो जमीन का बंटवारा हुआ ही नहीं है, आप उनको कहें, तब आप उनको थोड़ी सी जानकारी दें, पूछें उनसे कि हिंदू हैं मुस्लिम हैं। हिंदू से मेरा मतलब यही है कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ये सब आते हैं। मुस्लिम का जो बंटवारा होता है वो अलग मुस्लिम लॉ से होता है। आपके यहाँ मिताक्षरा विधि के अनुसार 2 पद्धतियां संधारित है, जैसा आप जानते होंगे कि एक मिथिला स्कूल और एक बनारसी स्कूल है। उसके आधार पर हमारा जो भूमि में हिस्सा मिलता है हिंदुओं को मिताक्षरा पद्धति के आधार पर, वो उसके आधार पर हमारे यहाँ बंटवारा होता है। तो उतनी गहन बातें आपको उतना नहीं ग्राम सभा में बोलनी है, वो उतना ही बातें बोलनी है जो आसान हो, लेकिन जानकारी आपको रखनी है। उनको बताएं कि भाई बंटवारा कर लीजिए। अगर आपसी बंटवारा किए हैं, सभी पक्ष एक साथ एप्लीकेशन फॉर्म 2 दें, उनको देख लीजिए कि एक खेसरे में यदि 3 फरीक आज के तारीख में है, तीनों का बंटवारा सही है कि नहीं, इनका वंश वृक्ष 3-1 सही है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 बातें एक साथ बुलाने पर 2 बातें होंगी। एक तो 3-1 का वेरिफिकेशन है, दूसरा प्रपत्र 2 जो स्व घोषणा रैयतों द्वारा दी गई है, उसका भी वेरिफिकेशन साथ साथ हो जाएगा। सबसे दस्तखत ले लें, जमीन का पूरा रकबा ले लें। इसका मतलब कि यह बंटवारा आपसी सहमति से जो हुआ है, सब पक्ष सहमत हैं। तो भविष्य में वह दूसरा दावा आपत्ति भी प्रपत्र 8 में जो आप तैयारी कर लेंगे, खेसरा पंजी प्रपत्र 6, उसके विरुद्ध वो दावा आपत्ति भी एलपीएम वितरण के पश्चात नहीं करेंगे। बहुत बातें क्लियर होगी। अब उनको इस तरह से बताएं कि सभी पक्षकार एक साथ आ जाएं और पूरा ब्यौरा दें और उस मुताबिक आपसी बंटवारा कर दें और वंश वृक्ष में देख लें। हाँ, इतना जरूर सलाह देंगे कि वंश वृक्ष जो उनका आप देखेंगे, वो उनकी ही बातों पर 100% भरोसा न करेंगे। आज बदलते परिवेश में जमीन का इतना वैल्यू बढ़ गया है, जमीन के लिए जो आप
विभिन्न थानों का जब केस रिकॉर्ड आप देखेंगे या आए दिन अखबारों में, टीवी में जो न्यूज पर चैनलों पर जो दिखाया जाता है कि 100 केस अगर एफआईआर दर्ज होते हैं तो उसमें 90 के बेस में भूमि विवाद ही होते हैं। हो सकता है कि किसी पक्ष द्वारा आपके वंश वृक्ष में एक का नाम ही गायब कर दिया हो। इसीलिए गोपनीय तरीके से स्थानीय लोगों का, स्थानीय प्रतिनिधियों की सहायता से भी उनके वंश वृक्ष को चेकिंग जरूर करेंगे और मुकम्मल हो लेंगे कि भाई इनके द्वारा दिया गया वंश वृक्ष भी सही है। जमीन का जो ब्यौरा आपके पास उपलब्ध साक्ष्य है, जैसे जमाबंदी की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी, सरकारी भूमि का तो कहीं ब्यौरा गलत तरीके से भूदान या अगर मजरूआ मालिक की भूमि का खाता खेसरा डाल दिया, कहता है भूमि हमारा है और उनका कोई भी विधिक साक्ष्य नहीं दे रहा है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे इस राह में, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको गुमराह भी कर सकते हैं। कुछ वैसे भी समाज विरोधी तत्व मिलेंगे आपको बैठक में भी और बैठक के बाद में भी, जो ये कहेंगे आपसे कि सर हम सब काम करा देंगे, आप सिर्फ बैठिए ना। अगर ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, आपका कान सतर्क हो जाना चाहिए, आपके कार्यकलाप सतर्क हो जाना चाहिए, वैसे व्यक्ति से भी सतर्क हो जाना चाहिए जो इस तरह का ऑफर आपको करता है या उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगती है। अगर वैसे का सहारा लेंगे या वैसे व्यक्ति के कहने पर कोई काम कर देंगे, राजस्व चलता है, भू अभिलेख निदेशालय चलता है राजस्व नियमों पर। किसी भी व्यक्ति को खतियान के रूप में धारित करने के पूर्व उनके जो भी आपके पास उपलब्ध दस्तावेज हैं, जरूरत पड़ने पर अंचल कार्यालय की भी मदद ले सकते हैं, जिला कार्यालय की भी मदद ले सकते हैं। संबंधित अगर सरकारी जमीन है तो सरकार जिला स्तर पर जो सरकार के या लोकल स्तर पर उस विभाग के पदाधिकारी हैं, उनकी भी सहायता ले सकते हैं। लेकिन मुकम्मल होने के बाद ही प्रविष्टि दर्ज करें तो आपके लिए बेहतर होगा, अन्यथा फिर परेशानी आपके सामने आएगी। सरकार यह मानेगी कि आपने जो भी गलत कार्रवाइयां की है वह जानबूझ करके आपने पूरे होशो हवास में किया है। इसीलिए पूरी सतर्कता के साथ लोगों की बातें सुने, लेकिन सुन करके तुरंत अंतिम निर्णय न लें जब तक दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन आपके द्वारा सही तरीके से आपकी टीम के द्वारा, टीम में तीनों सदस्यों के द्वारा नहीं हो जाए। जरूरत पड़े तो आप स्वयं भौतिक सत्यापन भी भूखंड पर जाकर कर लें। कोई किसान, कोई रैयत आपके पास आते हैं, मेरा तो कुछ नहीं है साहब, हम 12 वर्षों से यहाँ झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, उनको भी देखें कि इनके पास कोई भूमि है नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, साक्ष्य मांगे। लेकिन भावनात्मक रूप में, भावना में बह करके कोई ऑर्डर पास न करें। मेरा अनुभव और सलाह होगा, मैं भी कहीं न कहीं आप ही की तरह किसी बंदोबस्त कार्यालय में एसओ हेडक्वार्टर के रूप में कार्यरत हूं, और जब जाएंगे तो हमारे जैसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो जिला पे बैठ करके आपके कार्यों की मूल्यांकन करेगा, आवश्यक सहायता देगा और जहां जहां तकनीकी प्रॉब्लम आएंगे आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करेगा। लेकिन इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि आपको राजस्व एक्ट नियमों जानकारी से इतना रूपी हथियार से इतना लैस कर दिया जाए कि कम से कम आपको अन्य लोगों की जरूरत पड़े। ग्राम सभा में लोग सवाल आपसे करेंगे कि भाई हमको तो कोई जानकारी पहले मिली नहीं सर, और मेरी भूमि कहाँ चली गई, दूसरे के नाम पर चली गई, ऐसी भी। तो इसके लिए हमने कहा कि ग्राम सभा में जो भी पंजी आप उपस्थिति दर्ज कराएंगे, ऊपर लिखेंगे आज दिनांक कितना को ग्राम फलाना, थाना नंबर फलाना, विद्यालय का नाम यदि विद्यालय पढ़ ले रहे हैं या पंचायत भवन का नाम, जो भी सरकारी भवन पर भू सर्वेक्षण से संबंधित ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी, कर्मी, पंचायत प्रतिनिधि एवं रैयत तथा आम जनता उपस्थित हुए। अब उनका हस्ताक्षर लें और हो सके तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हस्ताक्षर के साथ साथ मोबाइल नंबर भी डाल लें। और हमने एक पंजी बताया था अभी अभी आपको, इंडेक्स पंजी,
पुराने खेसरे और रकबे के आधार पर तैयार पंजी, जिसकी चर्चा इसमें नहीं की गई है। इसकी चर्चा एक शब्द में की गई है कि आपको एजेंसी जब देंगे तो एरिया स्टेटमेंट देंगे, चाइल्ड फादर का संबंध यानी कंपेरेटिवली चार्ट देंगे। आप एक पंजी में बनाए रखें और उसमें जैसे ही कोई एप्लीकेशन लेकर के आता है प्रपत्र 2 में टिक मार्क कर लें कि हाँ इस पुराने खेसरे का एप्लीकेशन हमें प्राप्त हो गया, ताकि लास्ट में आपको यह भी पता चल सके कि कौन कौन खेसरे का अब तक कोई पिटीशन किसी रैयत द्वारा नहीं दिया गया। और तब गांव में जाकर के आपकी टीम के माध्यम, अपने टीम के माध्यम से उसको सूचना भिजवाने का। हो सकता है कि उस गांव में वह व्यक्ति नहीं रह रहा हो, या उनके भूमि को किसी दूसरा आदमी जोत रहा हो और जानबूझ करके उसको सूचना नहीं दे रहा हो, तो आपका कार्य तो यहाँ अधूरा हो जाएगा। कुछ खेसरे खाली रह जाएंगे, तब पूर्ण खेसरा तो का रिपोर्ट तो आपको मिलेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि उनकी वंश वृक्ष क्या है, दस्तावेजी उनके पास साक्ष्य क्या है। और वो लोग आएंगे बाद में आपसे कहेंगे कि हमको तो पता ही नहीं था, किसी माध्यम से हमको सूचना नहीं दी गई। इसीलिए उनका मोबाइल नंबर जरूर लें, प्रयास करें, स्मार्टफोन का नंबर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर चैट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अपनी सूचना SMS के माध्यम से उन तक सूचना पहुंचाई जा सके। इसी प्रकार के सवालात आपके पास आएंगे। सवालात ये आएंगे कि भाई हमने ये जमीन भूदान से प्राप्त किया है। आप इसमें भी देख लें भूदान की जमीन कैसी होती है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे आचार्य विनोबा भावे, आजादी के बाद आचार्य विनोबा भावे ने एक मूवमेंट शुरू किया था। उसमें बहुत रैयत ने एक सद्भावना पूर्वक उनके पास जो भूमि थी उनके कहने पर और उनके अनुयायियों के कहने पर भूमि दान में दे दी थी। लेकिन वहां एक पेच है, कोई ऐसे भूदान का पर्चा लेकर के आए, आप उनका खाता नहीं खोल सकते। वहां पर भी आप भूदान यज्ञ अधिनियम में जो जिला स्तर पर भूदान यज्ञ कमेटी का गठन किया गया है और भूदान की सारी भूमियों का ब्यौरा उनके पास है, उनके द्वारा पर्चा वितरण की कार्रवाई की जाती है। उसके पहले यह देख लें कि भूमि संपुष्ट है या नहीं, भूमि पर उनका दखल है कि नहीं। कभी कभी ऐसे केसेज मिलेंगे कि जो भूदान की भूमि है उन्होंने दान तो कर दिया, भूमि भूदान की पंजी में उनका नाम तो आ गया, ना तो अभी भूमि संपुष्ट हुई। संपुष्ट के अधिकारी ना तो आप हैं और ना आपके अंचल अधिकारी, जो जिस अंचल में आपकी प्रतिनियुक्ति होगी वो हैं। उसके सक्षम प्राधिकार DCLR साहब होते हैं, जो भूदान यज्ञ अधिनियम की विहित धाराओं अंतर्गत उनको भूमि की संपुष्टि करते हैं। तत्पश्चात जिला भूदान यज्ञ कमेटी के जो महामंत्री हैं वह सुयोग्य व्यक्तियों में उसका वितरण करते हैं। तो आपको भूदान की जमीन पर 2-3 चीजों का देखना बारीकी से और अध्ययन के पश्चात अंतिम निर्णय लेना आपकी जवाबदेही बनती है। जितने भी लोक उपक्रम की भूमि है, जितने भी सरकारी श्रेणी की भूमि है जिसकी चर्चा आपको अलग अलग विभिन्न पीरियडों में किया गया होगा या आगे किया जाएगा, विस्तृत रूप से बताया जाएगा कि किस प्रकार की सरकारी भूमि का क्या नियम कानून है और उनका कैसे प्रविष्टि प्रपत्र 6 में या यादाश्त पंजी 3-2 में किया जाएगा, ताकि न तो रैयतों को कोई दिक्कत हो और न ही कोई सरकारी प्रावधान का उल्लंघन हो। इस दोनों का पालन करते हुए आपको एंट्री करना है। तो हम अभी कह रहे थे कि भूदान, तो भूदान में आपको 2-3 बातों का जरूर केयर करना होगा। भूमि संपुष्ट हुआ कि नहीं, पर्चा मिला कि नहीं, पर्चा भी तरीके से निर्गत है कि नहीं, दखल है कि नहीं, उस दखल के आधार पर जमाबंदी कायम, इन सारी बातों को और स्पॉट पर भी जाकर के देखना होगा। कभी कभी ऐसा भी भूदान के केस में आया है मामला जिसमें यह परिलक्षित होता है कि भूदान को तो जमीन उनको मिल गया, लेकिन पुराने जो रैयत थे जिन्होंने दान दिया था उनके वंशजों के ही कब्जे में आज भी है और उनकी रसीद भी कट रही है, और एक तरफ भूदान यज्ञ कमेटी द्वारा उनको वितरण भी किया गया है। ऐसी जमीनों पर विधि संगत कार्रवाई करेंगे। ऐसी जमीनों पर अगर कोई प्रकार का निर्णय नहीं समझ में आता है तो सीधे भूदान यज्ञ कमेटी का को रैयत बनाएंगे और दखल कॉलम में फलाने का दखल दर्ज करते हैं।
किसी व्यक्ति विशेष बिना सक्षम प्राधिकार के निर्गत या दस्तावेजी साक्ष्य के किसी व्यक्ति के विरुद्ध आप अंतिम निर्णय पर ना पहुंचे। इस टाइप के सवाल आ सकते हैं ग्राम सभा में। आपको आ जाएंगे कि भाई हमने बीपीपीएसटी के तहत, जो बीपीपीएसटी का भी बात बताया गया होगा, 1947 के एक्ट के मुताबिक बीपीपीएसटी पर्चा भी जारी होता है और उसके बारे में उस विशेष रूप से उस क्लास में बताया जाएगा। अभी जस्ट हम नमूने के तौर पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बीपीपीएसटी का पर्चा आएगा, सिकमी रैयत आपके पास आएंगे, बहुत ऐसे जमीन आएंगे जो भू अर्जन से सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के द्वारा भू अर्जित, जिला भू अर्जन पदाधिकारी के निर्देशानुसार भू अर्जित की गई है, लेकिन अभी भी कार्य प्रारंभ परियोजना के लिए यदि कोई तरह का भूमि भू अर्जित किया गया है, उस परियोजना पर अभी कार्य नहीं हुआ है, तो वह भूमि पुराने रैयत का दखल कब्जा है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि अमुक भूमि कोई भू अर्जित तो नहीं हुआ और कंपनसेशन भी ले लिया और आपके यहाँ दावा भी प्रस्तुत करेगा। तो इन सब चीजों की बारीकियों से भी आपको देना होगा। और छोटे छोटे संकेत के रूप में बाकास्त, अगर कैडेस्ट्रल सर्वे के जिले में आपको मिल जाता है तो बहुत सारी भूमि बाकास्त भूमि मिलेगी। बाकास्त ऐसी श्रेणी की भूमि होती थी, परिभाषा से भी आपको स्पष्ट है कि बाकास्त ऐसी भूमि होती थी जो जमींदारों के निजी, जो अपनी भूमि थी, उस पर वो खुद या तो काश्तकारी का काम करते थे या अपने मजदूरों के माध्यम से, और उस पर जो अनाज पैदा होता था, उसकी जो आय होती थी, वो अपने में ही करते थे। जमींदारी उन्मूलन हुआ, बहुत जगह रिटर्न के आधार पर, अन्य प्रक्रिया अपना करके, फील्ड बुझारत के आधार पर उनको यह भूमि दे दी गई। लेकिन बहुत ऐसी भूमि है जिसका कोई माए बाप अभी नहीं है। तब ऐसी स्थिति में प्रविष्टि दर्ज करने के पूर्व बिहार सरकार का एक प्रपत्र है और हमारा गाइडलाइन है, पहले से भी चर्चा की गई होगी या बाद में चर्चा की गई, उसके पूरे नियमों का पालन करते हुए बाकास्त भूमि का दर्जा दिया जाएगा। अगर किसी जमाबंद बाकास्त भूमि को जमींदारों के वंशज के नाम या जमींदार के नाम जमाबंदी में दर्ज है और बाद के वर्षों में यह देखा गया कि भाई किसी ने, जमींदार के किसी वंशज ने उसको बेच दिया, अगर उनके नाम पर यह जमीन थी, बेच दिया, खरीद लिया, उनकी जमाबंदी कायम हो गई क्रेता का, तो वैसे सवालों के जवाब में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। और जो भी क्रेता है जिनके नाम से जमाबंदी कायम है, जिनके नाम से विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि उनके पास जमाबंदी है, रेंट रिसीट है, तो आप उनका खेसरा पंजी या दास पंजी उनके नाम तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते साक्ष्य उपलब्ध हो। इसी प्रकार अन्य जमीनें भी आएंगी, गोचर, चरौती, बहुत सारी टर्मों का उपयोग होगा जिसका वर्णन आपके विस्तृत रूप से तकनीकी मार्गदर्शिका, जो हमारा अधिनियम 2011 के धारा 25 अंतर्गत बनाया गया है, ये आपको पता होगा कि एक कार्यों को अधिनियम के तहत कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए नियमावली बनती है। धारा जब भी प्रयोग करते हैं हम लोग तो अधिनियम की बात करते हैं, और नियम शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो नियमावली की बात करते हैं। और इन दोनों की तकनीकी रूप से व्याख्या के लिए एक हमारी तकनीकी गाइडलाइन भी, तकनीकी मार्गदर्शिका भी प्रकाशित की गई है निदेशालय बिहार पटना द्वारा, जो आपके साइट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। ग्राम सभा का विषय बहुत जटिल है, लेकिन आप चाहेंगे तो ग्राम सभा का इन बातों की चर्चा करेंगे। अब पब्लिक इंटरेक्शन पर आते हैं। जो ग्राम सभा में कुछ बड़े बुजुर्ग भी आते हैं जिनको आप सम्मान के साथ बैठाएं और उनसे कहें कि आप तो पुराने खतियान के जानकार होंगे, आप तो, हम आपके बेटे तुल्य हैं, आप हमें कुछ जानकारी दें। निश्चित तौर पर जिस बुजुर्ग को, जिस प्रतिष्ठित व्यक्ति को आप आदर देंगे वो भाव विह्वल होंगे, साथ ही उनके पास जो भी जानकारियां हैं भूमि से संबंधित। अशोक कुमार जी, ध्यान आप यहीं रखें।
थोड़ा मूवमेंट करते रहो, ठीक है। वैसी जानकारियां आप तुरंत वो वृद्ध आदमी देंगे, कोई ऊंचे पदों से या निम्न पदों से भी, जैसा भी हो। जमीन के बारे में गांव में कितने ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जानकारी रखते हैं कि इस जमीन के साथ क्या हुआ, इस सरकारी जमीन के साथ हुआ, कहाँ भूमि अर्जित की गई है। ये सारे ब्यौरे यदि आप उनको प्रतिष्ठा के साथ एकांत में या सही तरीके से भाव दे करके पूछेंगे तो बहुत कुछ ऐसी जानकारियां उस गांव के बारे में भूमि संबंधित देंगे जो आपके दस्तावेजी साक्ष्य में शायद उपलब्ध ना हो पाए। और जैसे ही आपको जानकारी हासिल होता है, आप अपने नियम कानून से जो रैयत आएंगे उस खाता खेसरा के बारे में, उस पर आप विचार करने में, समस्याओं के निदान में आपको सहूलियत होगी। इसी प्रकार हमने कहा था कि पंचायत प्रतिनिधि को भी बहुत सम्मान दें आप और उनको बैठाएं। उनको लगेगा, नहीं तो वो जिला तक आकर के शिकायत करेंगे आपके विरुद्ध कि भाई हम तो गए, हमको कोई जानकारी नहीं दिए, हमको ग्राम सभा में बैठने तक के नहीं किए। आप उन्हें समझाएं कि यह सभा आपका है, आपके कार्यों को आसान बनाने के लिए हम लोग, हमारी टीम यहाँ आई है। आप हमको सहयोग दें, मैं आपको सहयोग दूंगा। आप उनको इस तरह से टेकल करें। पंचायत पर, ग्राम पंचायत के मुखिया, यूं तो पंचायती राज अधिनियम में जो ग्राम सभा की व्यवस्था की गई है सेक्शन 3 अंतर्गत, उसमें ये कहा गया है कि अध्यक्षता करेंगे। उनको कहिए कि आप अध्यक्षता कर लें, नहीं अगर करते हैं तो आप स्वयं कर लें, कोई इस तरह से करके। और ग्राम सभा की सारी कार्यवाही जो जो आपने ग्राम सभा में दी, अपनी बातों को सिलसिलेवार ढंग से रखें और सारी चीजों की जानकारी दें। आप देखेंगे कि आपका 25-30% कार्य बहुत ही आसान हो गया। बहुत रैयत ऐसे आवेंगे जो कहेंगे कि ये प्रपत्र 2 कौन चिड़िया का नाम है, प्रपत्र 2 के बारे में हमको कुछ बताइए। तो आपको वहां पर एक चीज यहां पर ख्याल रखें, नियम कहता है कि उद्घोषणा के पश्चात 30 दिनों के अंदर, विशेष परिस्थिति में 45 दिनों के अंदर रैयत को प्रपत्र 2 भर करके देना है। बहुत सारे ऐसे कम पढ़े लिखे लोग, देहाती प्रवृत्ति के लोग, खाता खेसरा कहाँ भरना है, किस प्रकार भरना है, उनको नहीं आता होगा भरना। तो आप उनको सभा में ही प्रपत्र 2 के बारे में विस्तृत जानकारी आप अवश्य दें। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लिया जाए, पूछेगा हमारा नाम कहाँ हम अपना लिखें, तो आप कहें उनको कि कॉलम नंबर 1 में यहाँ रैयत का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि का वर्णन किया गया है, वहां आप जरूर दर्ज करें। पूछेगा अस्थाई पता, वर्तमान पता में क्या दें, उनसे आप कहें कि यदि आप यहीं रहते हैं तो इस गांव का अस्थाई पता दे दीजिए। कुछ ऐसे भी रैयत होंगे इसमें जो जिनकी भूमि आपके गांव में है लेकिन परमानेंट निवास दूसरे गांव में करते हैं, ऐसे भी प्रकार की भूमि है, ऐसे भी रैयत मिलेंगे। उनको भी सूचना जरूर भेजवाएं आप। स्थानीय लोगों से बात कर लें कि क्या जी सारा जमीन इसी गांव के लोगों का है कि कुछ दूसरे जगह भी निवास करते हैं। मुखिया जी से बात कर लें, वार्ड सदस्य से बात कर लें, पंचायत समिति सदस्य से बात कर लें, जिला परिषद से बात कर लें और उनको भी ये बताएं। क्या तब वो सूचना देंगे कि नहीं कुछ ऐसा खेसरा है जिस पर फलाने बगल के गांव के लोगों यहाँ आते हैं। उनको अगर नहीं देंगे तो आपके कार्यकलाप की जानकारी नहीं मिलेगी। भूमि यहाँ और रहते हैं दूसरे गांव में, उनके भी तो कार्य आपको करने हैं। उस गांव के में जितने भी भूखंड, जितने भी खेसरे हैं, उस पर कार्रवाइयां की जानी है। बस अगर वो रहे उस गांव के हैं निवासी या नहीं है, कोई भी भूखंड संबंधी रैयत छूटना नहीं चाहिए। प्रयास करें आप, विभिन्न माध्यमों का सहारा लें, जैसा कि हमने पूर्व में वर्णन किया आपको। इसी प्रकार बताएं कि अपना दस्तावेजी जो भी साक्ष्य है उसके आधार पर खाता खेसरा रकबा भर दें और कैसा जमीन है चौहद्दी भर दें। इसी प्रकार कितना लगान देते हैं उस जमीन का वो भी भर दें। वो कहेंगे कि लगान हमको कहाँ पता, ऐसा कह सकते हैं। इंद्रजीत कुमार यादव जी,
अभी इंद्रजीत कुमार एक आवश्यक सूचना, एक सलाह देंगे कि जो भी हमारे क्लासेज हो रहे हैं उसमें पूरी संख्या में उपस्थित रहे। आपका असाइनमेंट भी है जिस पर आपकी उपस्थिति दर्ज हो, उपस्थिति के अनुसार और आपके असाइनमेंट में दिए गए क्वेश्चन के आधार पर आपका मार्क्स भी यहाँ दिया जा रहा है। इसलिए अभी एक हमारे इंद्रजीत कुमार जी कोई हैं, कोई गंजी पहन करके और हमारे वीडियो क्लासेज में, ऑनलाइन क्लासेज में उपस्थित हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ड्रेस कोड का, आपके आचार और व्यवहार का पब्लिक पर बहुत, यह भी एक पार्ट एंड पार्सल है पब्लिक इंटरेक्शन का। आपकी जो भी आदतें हैं, कहने का ढंग है, उससे आपके विचारों का पता चलता है। पहनने का ढंग है, चलने का ढंग है, कैसे अपनी बातों को से उनको आप संतुष्ट देंगे। पब्लिक डीलिंग का ये बहुत बड़ा पार्ट है। और पब्लिक डीलिंग के अगर मास्टर आप नहीं होंगे, तकनीक नहीं जानेंगे, तो आप एक अच्छा प्रशासक, अच्छे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी साबित नहीं होंगे, मेरा अपना मानना है। हम ये कह रहे थे खेसरापन जी कि उनको बताना है कि आपका जमाबंदी नंबर ये है, रेंट रिसीट लाइए ना, रेंट रिसीट के राइट साइड के कॉर्नर पर देखिएगा जमाबंदी संख्या खाता नंबर लिखा हुआ है, पुराना रसीद। अब तो ऑनलाइन जो भी रसीदें कट रही है उसमें खाता खेसरा सारे बात वर्णन किए जा रहे हैं। पुरानी रसीद में व्यवहारिक तौर पर ऐसा कहीं कहीं देखा गया कि खाता नंबर ही राजस्व कर्मचारी भर दिए और जमाबंदी संख्या इतना बटे इतना डाल दिए, वॉल्यूम नंबर डाल दिए और रसीद जमा। तो उस रसीद से पढ़ करके आपको यह भी बताना पड़ेगा कि देखिए यहाँ जमाबंदी संख्या ये डाला हुआ है, ये देना है। अब आप उनसे ये पूछना है कि भूमि का एक कॉलम है, कॉलम नंबर 10 पर जब गौर करेंगे तो उसमें ये पता है कि भूमि पर दावा का आधार क्या है। तो आप उनसे अपनी भाषा में कहेंगे, उनके स्थानीय भाषा में कहेंगे कि भाई दावा का आधार का मतलब ये होता है कि दावा के आधार का मतलब ये होता है कि कैसे आपको ये भूमि हासिल हुई। क्या है आपने जमीन खरीद बिक्री से मैंने क्रय किया है, उत्तराधिकार कानून के तहत उत्तराधिकारियों के बीच आपसी बंटवारे से ये जमीन मिली है, जो आपकी चर्चा संकेत के रूप में हम किए थे, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम लॉ 90, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 या 2005 संशोधित अधिनियम, उसके आधार पर ये मिली है। या कहीं आपको गिफ्ट के तौर पर ये जमीन मिली है, बख्शीश के तौर पर मिली है, वसीयत के विल जिसको बोलते हैं, ये जमीन मिली है, कैसे मिली है, या जमींदारों के द्वारा आपको पर्चा वितरण किया गया है, या सरकारी जमीन, जो भी कागजात हैं उसका आधार आप दें। दखल का क्या आधार है? अवैध दखल है, बिना कागज के दखल आप किए हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। वो कहेंगे मेरे पास कोई कागज नहीं है, ठीक है भाई, तो आप लिखिए दखल सिर्फ है, नहीं कागज देंगे, हम अपने दस्तावेजी साक्ष्य से मिलाएंगे। अगर पाया गया कि दखलकार का रैयत से कोई संबंध नहीं मिलता, दो दूसरी जाति के हैं, ना कोई जमीन की बिक्री हुआ, जब जाएंगे स्पॉट पर तो तीसरा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा कि ये मेरे दादा की जमीन, तब उनसे दस्तावेजी साक्ष्य लेंगे हम। और प्रयास ये करें कि ग्राम सभा में ही जितना जल्दी हो सके ग्राम सभा का आयोजन करें और उसमें अधिकांश लोगों के बीच प्रपत्र 2 और 3(1) का वितरण करें। जितना ज्यादा वितरित हो जाएगा, इसके लिए आपको जिला कार्यालय से भारी मात्रा में अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रैयत के हिसाब से आपको मिलेगा। आप उसको वितरण कर दें, एक एक आदमी के हाथ में चला जाएगा। 2, 4, 5 अगर कोई अवशेष रह गए तो आपके कार्यालय पर आने में पे मिलेंगे, नहीं अगर आप आए तो वहां इतने ज्यादा संख्या आप वितरित कर देंगे कि उसके आधार पर वो फोटोकॉपी करा करके अपना कार्य कर लेंगे, लेकिन वितरित अवश्य करेंगे। और एक बात हमने आपको कहा था पंजी की तैयारी, और दूसरा ये कहा था कि प्रपत्र 2 और 3(1) का
वेरिफिकेशन भी किया जाना अनिवार्य है। इन दोनों को बड़ी बारीकी से और स्थानीय सहयोग से जरूर करें। 3(1) पर जो वंश वृक्ष उनके द्वारा प्रदत्त किए जाएंगे प्रपत्र के माध्यम से, उनके द्वारा मीन्स रैयतों के द्वारा जो प्रदत्त किए जाएंगे उनसे उसका 100% वेरिफिकेशन आपके द्वारा किया जाना है। 100% आपकी टीम के द्वारा किया जाएगा। जितने भी कार्य जमीन के द्वारा किए जाएंगे, कानूनगो के द्वारा किए जाएंगे, आपका भी वहां वर्णन है कि 10% कार्यों का आपके द्वारा भी उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह अच्छी तरह से जानकारी है कि 100% कार्य जो भी प्रतिनियुक्त खानापूरी दल में होंगे, अमीन करते हैं, उनके कार्यों का वेरिफिकेशन। तौफीक आलम, क्या आपको परेशानी है? परेशानी है कुछ? नहीं ना? 25% सहायक 10% सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, 2% प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा और 1% जिला बंदोबस्त अधिकारी यानी समाहर्ता के द्वारा भी किया जाना है। इन सब का मूल उद्देश्य क्या है? इन सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इसका मूल उद्देश्य है कि जो भी आप करें वह सही किए कि नहीं किए, त्रुटिपूर्ण रह गया तो फिर आपकी खेसरा पंजी और यादाश्त पंजी और ROR त्रुटिपूर्ण रह जाएगा। जांच का यही विषय है। समय समय पर लोगों से आपसे अपेक्षा की जाती है, हो सकता है कोई अमीन आपके अधीनस्थ जो काम कर रहे हैं वह गलत ट्रैक पर जा रहे हो, गलत तरह की सूचना दे रहे हो, गलत तरीके से कागज ले रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, इस तरह की बातों पर भी आपको ध्यान देना होगा। ये प्रशासनिक कार्य है। प्रशासनिक कार्यों को भी करना शिविर प्रभारी पदाधिकारी का दायित्व होता है और करना होगा। कानून अगर आप कहीं हैं, कानूनगो साहब को भेजें, कानूनगो देखें इस चीज को। अगर इन दोनों से कोई मसले सोल्व नहीं होते हैं तो रैयत के साथ बैठ करके आपको जो राजस्व अधिनियम है उस पर देखना होगा। अगर किसी प्रकार की किसी चैनल पर कोई गलती होती है तो आप भी उस गलती की जवाबदेही से इनकार नहीं करेंगे। शिविर प्रभारी पदाधिकारी का यह दायित्व है कि अपने अधीनस्थ कर्मियों से विधि प्रावधान के अनुसार कार्य कराए। कुछ समय समय पर गांव का आप दौरा करते रहें। कोई ऐसी समस्या आ गई जो आपके संज्ञान में अब तक नहीं लाया गया है, पब्लिक द्वारा संज्ञान में आया है, आप उसको भी लोकेट करें और उन सारी चीजों को एक पंजी में बंद करके उसको डिस्पोजल करते हैं। उसको डिस्पोजल डेटेड इतना जरूर लिखें उनके एप्लीकेशन पर भी और एक पंजी में भी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। आपके किए गए कार्रवाई से बड़े पदाधिकारी जब जांच में पहुंचते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की टीम हो, जिला की टीम हो, जिलाधिकारी हो या चार्ज ऑफिसर हो या जिला बंदोबस्त कार्यालय से कोई टीम पहुंचती है आपके कार्यों के मूल्यांकन के लिए, तो वहां पर आप इस बात को प्रस्तुत कर सकें। ऐसी कोई समस्या जो आपसे सुलझ नहीं पा रही हो उसको आप चिन्हित करके रखें और शेयर करें अपने से बड़े के बीच, अपने से ज्यादा अनुभवी पदाधिकारी से शेयर करें। इसी प्रकार कुछ और बातें पर चर्चा हम लोग करते हैं। खेसरा पंजी पर हमने कर दिया। अब 3(1) का भी बात वो पूछेंगे कि 3(1) क्या है, तो आप उनको बताएं कि हमारा ये वंश वृक्ष है जो नियम और अधिनियम के आलोक में हमको करना होता है कि आप जो धारित किए हुए हैं जमीन, वह किनके नाम पर था और आज के तारीख में कौन कौन वंशज है, पूरी का पीढ़ी आप बना दें। आपको यह मालूम है कि जो भी हमारा ये दोनों दस्तावेज होते हैं, दोनों प्रपत्र होते हैं, जो प्रपत्र 2 और 3(1) कहे जाते हैं, वह खानापूरी के दरमियान जांचोपरांत और इसके आधार पर यादाश्त पंजी लेखन, तत्पश्चात खेसरा पंजी की तैयारी हम लोग प्रपत्र 6 में करते हैं। ये मालूम है आपको। अब उनको कुछ बताएं, उनको फॉर्म भर करके सही तरीके से दे, यह भी आपकी नैतिक
और प्रशासनिक जिम्मेदारी है। इसीलिए ग्राम सभा में आपसे अनुरोध होगा कि इस पर भी आप प्रकाश अवश्य डालेंगे। जनता आप जानते हैं कि बहुत जानकारी नहीं रखती जनता, तो अगर वो गलत भर के दिया, कोई कॉलम छोड़ दिया, तो आपको आगे आने वाले समय में कार्य करने में कठिनाई होगी। पुनः आपको उनको बुलाना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा। इससे वहां पर आप जानकारी देते हैं बढ़िया तरीके से, तो आपका भी कार्य आसान होगा और समय की भी बचत होगी। क्योंकि इतनी भारी संख्या में ग्राम सभा में जितने लोग व्यक्ति उपस्थित होते हैं, उतनी भारी संख्या में एक बार एक समय में न तो आपके शिविर कार्यालय पर या जहां अमीन साहब ने अपनी एक गांव में कार्यालय बनाया है, वहां पर इतने संख्या में एक बार एक समय में व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकते। इसलिए सर्वेक्षण के संदर्भ में अधिक से अधिक जानकारी आप ग्राम सभा में शेयर करने का प्रयास करेंगे। हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे 3(1) पर, जो अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत जोड़ी गई है और एक फॉर्मेट तैयार किया गया है, जो कि भाई वो एड्रेस करेगा आपको, शिविर प्रभारी पदाधिकारी को। शिविर प्रभारी पदाधिकारी आपको अच्छी तरह मालूम है कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो आप हैं, आप ही को बनना है, वो एड्रेस करेगा अमीन साहब से। लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक पक्ष यह है कि उनसे भी कहें कि आप जब गांव में जाते हैं, कोई भर करके आपको देता है, तो फॉर्म आप उनको रिसीट दे करके और ले लीजिए, देख लीजिए कि सही तरीके से फॉर्म भरा हुआ है कि नहीं। और आपके कार्यालय में यदि आता है तो आप भी ले करके, और इन सारे को प्रयास ये कीजिएगा, ऐसे नियम आपका कहता है कि जो पहले आया पहले एंट्री कर दें, तो एक अभियुक्ति कॉलम आप रखेंगे जिसमें यह एक खेसरे से संबंधित कितने आवेदन प्राप्त हुए, उन सब का डिस्पोजल एक साथ करेंगे तो आपको सहूलियत होगी। नहीं तो मालूम हुआ कि खेसरा संख्या 1 का एक एप्लीकेशन आया, उसको 10 कट्ठा जमीन था, जब रकबा आपने देखा तो उसमें 1 बीघा जमीन था और आपने 1 बीघा सब कुछ उनके नाम पर डाल दिया। तो वंश वृक्ष और परपत्र 2 यानी 3(1) और परपत्र 2 उस खेसरे से संबंधित है, वो एक साथ कलेक्ट कर लेंगे और एक ही दिन एक समय में डिस्पोजल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उस जमीन के बारे में पूरी जानकारी और निर्णय लेने में आपको सहूलियत हो। ये व्यवहारिक पक्ष हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो एक ही घर पर 5 बार जाना होगा, आपकी टीम को जाना होगा और पता नहीं चलेगा सही तरीके से कि इनको आपसी बंटवारा से जो जमीन मिली किनको कितना मिला। दस्तावेजी साक्ष्य और आपके वेरिफिकेशन दोनों मैच करने चाहिए। प्रपत्र 3(1) में एड्रेस करते हुए वो लिखता है कि हम प्रसंग में कि हम दे रहे हैं, अब उसमें वो अपना नाम, पता, थाना कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, वगैरह वगैरह जानकारी देता है और नीचे वो अपना दस्तखत बनाता है। दस्तखत के साथ साथ हमने आपको पहले ही कहा कि ग्राम सभा में आप इस जरूर कहते हैं कि मोबाइल नंबर के साथ, ऐसे उसमें वर्णन किया गया है कि आधार नंबर के साथ भी देना है, लेकिन इस पर इम्पेसिस इसलिए डालना है कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर यदि प्राप्त हो गया तो आज टेक्नोलॉजी के युग में सरकार की बहुत सारे ऐसे सूचियां, ऐसे डेटा रहने से बाद के वर्षों में काम आसान हो जाएगा कि आधार कार्ड ये है तो ये आदमी कौन है, कहाँ है, कैसे है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आधार से लिंक है। कुछ और बातें पब्लिक इंटरेक्शन के संबंध में हम कहेंगे कि अभी आप देखे होंगे कि आपदा आ गया है, कोरोना वायरस टाइप का संक्रमण का। अब उसमें बहुत सारी डेटा अंचल स्तर पर, जिले स्तर पर बन रहे हैं। पूर्व में भी फसल क्षति के क्रम में कृषि विभाग, जो वहां प्रखंड कृषि पदाधिकारी होते हैं, उनके पास भी किसानों की एक सूची है। उसी प्रकार हम लोगों ने जो सरकारी सूची बनाई थी ऑपरेशन दखल देहानी के अंतर्गत प्रपत्र 1-2 के माध्यम से, वह भी डेटा अंचल कार्यालय में उपलब्ध है कि उन्होंने कितना को बंदोबस्त किया, कितना रकबा को किया, अमुक का नाम, पता, सारा कुछ है। वैसी जमीन जो विवादित है, जिसको प्रपत्र 4 में आपको संधारित करनी है,
तो संधारित करना ही मात्र उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं कि विवादित भूमियों को आप संधारित कर दिए, शिविर कार्यालय की ड्यूटी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है। वो अब विवादित अमीन ने तैयार किया, आप कानूनगो और आप तक भेजा। अब उसमें विवाद कैसा है, विवाद की सुनवाई करना, धारा अंतर्गत किनको मिलना चाहिए। हाँ, अगर कोई इससे संबंधित मामला सक्षम प्राधिकार, सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, उसको कोर्ट करना, वर्तमान में दखल किसका है यह देखना। और ये सारे कार्य विवादित पंजी जो आपने तैयार किया, जिसका प्रपत्र 2 का या सक्षम दस्तावेज उपलब्ध नहीं था, डाटा के अभाव में दस्तावेज के आपने जांच नहीं किया, उस सारे को आप प्रपत्र 4 में लाते हैं। 4 का संधारण करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि ये खेसरा जाएगा किसके नाम पर, इसके लीगल वारिस कौन होंगे, कौन वारिसान होंगे, यह भी देखना आपका कर्तव्य है। पब्लिक इंटरेक्शन में हम कुछ कर्तव्य की भी चूंकि एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। जो कर्तव्य जब समझेंगे आप, अधिकार जब समझेंगे, उसी हिसाब से रैयतों से इंटरेक्ट भी करेंगे, इसलिए दोनों समाहित हो जाता है। ये अब अनुलग्न को देगा भाई लगा करके, ये तो पेटिशन हो गया। अब अनुलग्न को उसमें एक प्रकार का लिखा हुआ है कि अपना वो नाम लिखेगा, पिता का नाम लिखेगा, अस्थाई पता लिखेगा, स्वामित्व किनका है उस भूमि पर, तो कागजी साक्ष्य के आधार पर वो लिखेगा मेरे दादा के नाम पर है, तो वो रैयत के कॉलम में अपने दादा का नाम लिखेगा, उनके पिता का नाम लिखेगा और उनका खाता खेसरा रकबा लिख लेगा। और जो ये बनाए हैं आप, तो उस दादा से इनका क्या संबंध है जो वर्तमान में पिटीशन दे रहा है, ये पूरी विवरणी देगा वो। और उसका वेरिफिकेशन 100% आपके टीम के द्वारा किया जाना है, जिसका समय समय पर सत्यापन आपके द्वारा। यूं तो अधिनियम में कानूनगो और अमीन की जवाबदेही दी गई है, लेकिन पर्यवेक्षण और रैंडम जांच जो 10% मिनिमम के अंतर्गत आता है, यहां भी लागू होगा। अनुलग्नक में उनको आप बताएं कि इसके साथ साथ कौन कौन चीज देना है। तो भाई मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि वो शायद बता नहीं पाए, स्थानीय लोग से उनको कहिए कि हो सकता है कि 1990 में उनकी मृत्यु हो, एक अंदाज पर भी डालें। अगर आजकल तो बहुत लोग मृत्यु की तिथि वगैरह को, क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह बहुत लोग कराए हुए रहते हैं, तो वहां पर डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, बहुत लोग करा के मिलेंगे, बहुत लोग नहीं मिलेंगे। तो एक अंदाज से जो सभी फरीकैन कहते हैं कि नहीं हमारे दादा की मृत्यु, हमारे पिताजी की मृत्यु 1990 में हो गई थी, 90 कहे 1990, 92, 95 जो भी वो कहते हैं डलवा दें। उसी प्रकार जमाबंदी संख्या, वर्ष, मालगुजारी रसीद, आप उनके दादा के नाम से जो जमीनें थी या आपने जमाबंदी कायम कराया, उसके साक्ष्य में मालगुजारी रसीद है। अद्यतन मालगुजारी की मांग करें आप, विशेष परिस्थिति में 1 आध साल पुराना हो वो भी रख लें। इसका बेसिक उद्देश्य यही है इस मालगुजारी रसीद का, जिससे यह पता चले कि आपका भूमि पर जो धारित भूमि है आपके द्वारा की जा रही है वर्तमान में, आपसी बंटवारा या विभिन्न प्रकार से जो भूमि आपको मिली है, आपके वंशज का विधिक साक्ष्य आपके पास है कि नहीं। अगर पिताजी की किसी की मृत्यु हो गई और उनके वारिस हैं, तो वारिसान का ये जमीन कैसे मिलेगा, और तो और कोई दावेदारी तो नहीं कर रहा है, अन्य भाई तो नहीं है, ये सारे का वर्णन लिख दें। खतियान की इसमें नकल डालने का प्रोविजन है, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनको खतियान की प्रति उपलब्ध ना हो, तो आप डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि खतियान का प्रति मत दीजिए, आप उनसे यह कहें कि खतियान का नकल ले लीजिए ना, आजकल तो सब कुछ साइट पर उपलब्ध है। हाँ हाँ, अभी थोड़ा सा तो इस तरह से। और ये जमीन कभी कभी ऐसा होता है कि
कोई केस लड़के सक्षम न्यायालय के आदेश से इनको मिला है या इनके दादा को मिला है, इससे संबंधित दस्तावेज भी उसमें संलग्न करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पूर्वजों की जमीन है तो आप उनका और आपके साथ क्या संबंध है। खतिया वंश वृक्ष बनाने में एक बात का आप ध्यान जरूर रखें कि जो भी जमाबंदी है या खतियानी रैयत होंगे या फिर जमाबंदी रैयत होंगे, वहां से हम शुरू करते हैं और वर्तमान तक, यानी जो दावा कर रहे हैं उस पीढ़ी तक आ जाते हैं। ऐसा नहीं मोहम्मद अख्तर साहब सोइए मत, जो जागा सो पाया, सोया सो खोया। ये सब जानकारियां अमूल्य है, इसको आप जरूर शेयर करें और जेहन में रखेंगे। फोर्थ कमिंग डेज के आप सर्वेक्षण के वैरियर हैं, फ्रंट लाइन वैरियर हैं। आप ही पर सफलता, बार बार इस शब्दों को हम दोहरा रहे हैं कि आपके कार्य के सफल निष्पादन पर भी हमारा बिहार का सर्वेक्षण निर्भर करता है और भूमि विवाद कम करना, इसका न्यूनतम स्तर पर ले आना या समूल नाश करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे नौजवान इस कार्य को सफल अवश्य करेंगे। आप तकनीकी रूप से विशेषज्ञ भी हैं। सरकार की आपने देखा है सेक्शन 6(1) में इस बात का, धारा 6(1) में कि कहा गया है कि ये हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से ही इसका सर्वेक्षण करेंगे। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, डिजिटाइड कॉपी ये बनाए जाने हैं। इसीलिए आपकी नियुक्ति भी हुई है तकनीकी योग्यताधारी के रूप में। गलत लोगों की पहचान अवश्य अपने अनुभव के आधार पर करें और प्रतिनिधियों का सहयोग अवश्य लें। आम रैयतों का, जिनका भूमि में कोई मतलब नहीं है लेकिन जानकारी उनको बहुत है, लोकल अमीन जो भूमि का मापी का कार्य करते हैं, उनके पास भी जानकारियां बहुत रहती है। भौगोलिक संरचना में कोई परिवर्तन हो गया, उनसे पूछें कि भाई, कभी लोग कहेंगे कि पहले तो मेरा ये खेत था, आज नदी बह गई है, हम क्या करें। उसके बारे में भी गंग शिकस्त, गंग बरार के बारे में आपको चर्चा की गई होगी या चर्चा आगे के क्लासों में की जाएगी। उसके बारे में जरूर बताया जाएगा कि भाई अगर अभी जमीन नदी में है तो तत्काल तो वह सरकार की जमीन हो गई। जैसे ही नदी से जमीन निकलेगी यानी गंग बरार होगा, तब आप सक्षम शास्त्र के अनुसार DCLR साहब के यहाँ प्रतिवेदन देंगे, आपकी जमाबंदी पुनः कायम हो जाएगी। आप अभियुक्ति कॉलम में लिखेंगे कि अभी नदी का स्वरूप है, वहां भूमि पानी है, वहां पर उनके नाम पर फिलहाल खाता सीज रहेगा। अगर नहीं सीज करते हैं तो नदी का दे दिए उनके नाम पर, तो मालूम हुआ कि जैसे भारत पाकिस्तान कभी कहता है कि हम नदी का पानी रोक देंगे, तो वो भी कहेगा कि हम नदी के पानी नहीं जाने देंगे। तो एक सरकार के सामने एक प्रश्न खड़ा हुआ। हालांकि BT एक्ट में, हमारा जो BLR एक्ट में इसका प्रोविजन किया हुआ है कि कुछ मामले में हम जमींदार की जो मालिकियत है वह सरकार में वेस्ट हो गई है। जो भी रैयत आज हैं, जिनकी भी जमाबंदियां कायम है, जो जोतदार थे उस समय कैडेस्ट्रल सर्वे में, नाम जोतदार के कॉलम में, वो सभी रैयत हो गए हैं। मालिक तो ऊपर में लिखा हुआ था, बकब्जे राइट साइड में लिखा हुआ रहता था दखलकार के अभियुक्ति के कॉलम में। तो ये 3 श्रेणियां बनी थी, खेवट, मौजा, तौजी वगैरह वगैरह। आपको BT एक्ट में ये सब पढ़ाई हुआ होगा या पढ़ाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो भी हमारे जोतदार रैयत थे या रैयत कॉलम, उनका वो सारे लोग टीनेट बन गए हैं। उनको भूमि पर का उपयोग करने, जमीन को क्रय करने, बिक्री करने का उनको अधिकार, लेकिन ऐसा वह कोई कार्य नहीं कर सके जिससे सरकार के हित अवक्षुण न रहे। यानी कोई ऐसा कार्य नहीं करें, विदेशी कोई जो हमारे संविधान के विपरीत हो अपनी भूमि पर करने का उनको अधिकार नहीं है। विभिन्न नियमों के तहत वह नियम प्रतिकूल है।
ये आप ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हम पब्लिक इंटरेक्शन पर ही, पब्लिक इंटरेक्शन आपने भी समझा होगा, ये तो ऐसा करना है वैसा करना है। पब्लिक इंटरेक्शन पर पूरे अगर 5 क्लास लिए जाएं वो कम पड़ेगा। ये गुर है जो नियमों और अधिनियमों से हट करके आपके ब्रेन की को कला देता है, ताकि सामान्य ऑफिस मैनेजमेंट भी आप तब्बे करेंगे जब आपके पास विवेक हो, जब आपके पास स्किल हो, और उस स्किल को तरीके में कन्वर्ट करने की कला आती हो, तब आप एडमिनिस्ट्रेशन भी करेंगे और आपके कार्यकलाप का कार्यों के कार्यान्वयन में सुविधा भी होगी। यह किताबों में नहीं मिलता, ये तकनीक आपको स्व हासिल होता है। कहीं इस तरह के वाक्यांश सुनने पर कार्य करते करते कुछ अनुभव होता है, कुछ पारिवारिक संस्कार से मिलते हैं, कुछ स्कूल में डिबेट से मिलता है, इस तरह की बात है। लेकिन पब्लिक इंटरेक्शन महत्वपूर्ण है कार्य की सफलता के लिए। अब पब्लिक इंटरेक्शन पर हमारा कोई सवाल, कुमार गौरव को लगाइए तो। कुमार गौरव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जी सर। हाँ, आपका कोई सवाल मन में पब्लिक इंटरेक्शन के विरुद्ध? जी नहीं सर। कुछ नहीं। लोगों से संवाद, लोगों से संवाद करें, कुछ सर बिना। एक जैसे ग्राम सभा की सर बात हुई। हेलो। हाँ, बोला जाए। जी सर, तो ग्राम सभा जैसे करना है तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, जो वहाँ के जितने भी पंचायत समिति है, ग्राम के वार्ड सदस्य हैं, उनसे पहले भी मिलके उनको सूचना दिया जा सकता है, तो आपके ग्राम में हम ग्राम सभा करेंगे आप सभी। जी बिल्कुल। आपको हमने कहा ना कि आप जी जैसे ही खाना पूरी दल का गठन हुआ किस्तवार कार्य करने के पूर्व, जी ठीक है, ये प्री एक्टिविटी में, सर्वे एक्टिविटी में आता है, ग्राम सभा आप करें। उस गांव के सारे प्रतिनिधियों को, अगर मुखिया जी उस गांव के नहीं हो, उनको भी, सरपंच साहब को, बीडीसी माने पंचायत समिति सदस्य को, जिला परिषद को, हारे हुए को, जीते हुए को, उस गांव में जो भी निवास कर रहे हैं या उस गांव में धारित भूमि जी के द्वारा है, उनको सबको सूचना दें और बजाबते सम्मान पूर्वक उनको आग्रह करें कि उस सभा में आए। जी ओके। जी। और रीचा, महिला को लगाओ है। अनामिका कहाँ पर है तुम्हारा कर्सर? एक महिला को लगाओ भाई। अनामिका कहाँ चली गई? अच्छा, किसी पर लगाओ ना। हाँ, अनामिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है अनामिका जी? अनामिका कुमारी सिन्हा, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, चलिए नहीं। कोई ऐसे हाथ उठाएं जिनके मन में। हाँ, विक्रांत जी। हेलो। हाँ, नमस्कार सर। सर हम लोगों की जो ज्वाइनिंग होगी, जो पहले से वहाँ ये अमीन है, उसी के साथ रहेगा क्या? देखिए, खाना पूरी दल का गठन करने का राइट आपको 7(2) में जो दिया गया नहीं सर, है ना। मेरा हम जो कहना चाह रहे हैं, आपके क्वेश्चन को मैं समझ गया। अमीन कौन होगा किस दल में, इसका निर्धारण जिला बंदोबस्त पदाधिकारी यानी समहर्ता महोदय के द्वारा अपने जो उद्घोषणा होगी उसके बाद वहां खाना पूरी दल का गठन किया जाना है। आपको यहां से जिला अलॉट होगा, ठीक है। और अमीन कौन होंगे उसमें, वह कार्य वहां का है, समहर्ता महोदय करेंगे।
ठीक है, Yes, आप कुछ और इससे ज्यादा पूछना चाहते हैं तो पूछिए। यस सर, मेरा था जो जैसे पुराने अमीन जो पहले जिस फील्ड में वहाँ एरिया में काम कर चुके हैं और हम लोग नए जाएंगे तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। वो कहेंगे सर मुझे सब कुछ हाँ, मालूम है, ये आप बहुत आपका सवाल ऑडियंस सुन ले, जो भी देख रहे हैं, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है गौरव जी का। देखिए, आपको नए टेक्नोलॉजी के आधार पर कार्य करने हैं। यस आप डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग है, आपसे अपेक्षा है कि पुराने परंपरागत उपकरणों के आधार पर और पुरानी विधियों के आधार पर, जैसा कैडेस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे हुआ, उस आधार पर नहीं करना है। तो पुराने जो अमीन हैं, उजरत भोगी टाइप के अन्य जो अमीन हैं, वो चाहेंगे आपसे संपर्क स्थापित करना। वैसे ही अमीनों से आप संपर्क करेंगे जिसको जिला बंदोबस्त कार्यालय या हमारा विभाग, हमारा निदेशालय इसके लिए अधिकृत करेगा। ठीक है, और इसके इतर आपको हो सकता है कि आपके ब्रेन में निगेटिविटी डालें या सर्वे नहीं होगा, आपको दिक्कत होगी, स्थानीय लोग तंग करेंगे, इस तरह के सवाल करके आपको नर्वस करने का पूरा प्रयास करेंगे। और फिर सर एज डिफरेंस भी होगा तो उसका भी प्रॉब्लम आएगा। वो कहेगा हमको इतना साल का सारे निगेटिविटी, नकारात्मक विचार उनके द्वारा जो दिए गए हैं, उनसे हाथ जोड़कर कहें कि जब तक हमारा कार्यालय आपके कार्यों को यहाँ आप हमको सहयोग के लिए आपको अधिकृत न करेगा, कृपया हम जो जानकारी मांगे, वांछित जानकारी, वही अगर संभव हो तो मेरे निजी संबंधों के आधार पर दें, औपचारिक संबंधों के आधार पर न दें। ठीक है, मेरा मकसद समझ गए होंगे। बहुत बातें हम कुछ क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहेंगे आपको कमजोर साबित करना। यस सर, आपकी टीम को कमजोर साबित करना, लेकिन आपको उसमें खरा उतरना है। आगे आपका कैरियर है और कार्य को यदि सफल निष्पादन करेंगे, निश्चित रूप से यह कार्यक्रम आगे बहुत लंबा जाएगा और शोहरत भी मिलेगी, सरकार के सामने भी आपकी इमेज बनेगी और अपनी पूरी एनर्जी और क्षमता के साथ यदि आप नए नियमावली के अनुसार पारदर्शी तरीके से कार्य करेंगे तो हमको नहीं लगता कि यह काम आपके लिए कठिन होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। किसी के मन में और कोई क्वेश्चन? उठाए हाथ। हाँ, किसी पेज पर निकालो। कोई ऐसा आज के क्लास से? मयंक कुमार जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर, ग्राम सभा का फॉर्मेशन पीडीएफ कैसे अपने से ही बनाना पड़ेगा? उसमें सीडी कहाँ बनाने की बात हम कर रहे हैं? या तो एक स्लाइड आप बना लें, जैसे ही खाना, हाँ सुन ले मेरी बात को, जैसे ही खाना पूरी किश्तवाड़ और खाना पूरी के लिए टीम का गठन हो जाएगा व्यवहारिक तौर पर आपका, आप सबसे पहले गांव में जाने का अधिकार मिल गया उद्घोषणा से। ठीक है, जो बंदोबस्त अब आप गांव में सूचना देने के लिए एक आम सूचना का इश्तेहार कर लें, उसमें लिखें सेवा में, या एक आम सूचना ऊपर अंडरलाइन कर दें, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि भूमि सर्वेक्षण हेतु भू सर्वेक्षण के संदर्भ में आवश्यक जानकारी देने हेतु दिनांक इतना को इतना बजे फलाने विद्यालय या पंचायत भवन जो भी है आपका, तो एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। सूचना के माध्यम से ग्राम में निवास करने वाले सभी आम एवं खास व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उस सभा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर के आप इस सभा को सफल बनाते हुए भूमि से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, दस्तखत करेंगे। ठीक है, डिजाइनेशन और क्या, और इसके बाद निर्धारित तिथि एवं समय पर निर्धारित स्थल पर पहुंच जाएंगे ग्राम सभा में। उसके पहले देख लेंगे, अनुश्रवण कर लेंगे कि सभी लोगों को सूचना गई कि नहीं गई, सभी पंचायत प्रतिनिधियों को सूचना गई कि नहीं, जो भी माननीय लोग बुजुर्ग हैं उनको सूचना गई कि नहीं। ठीक है, और अन्य प्रचार माध्यमों का सहारा लेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी ग्राम सभा की पहुंच सके। ठीक है, ओके।
क्या बजे तक है? तो आरती का कोई सवाल? आरती जी बोलिए, आपका कोई सवाल? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे कि कोई भी मौजा जहाँ राजस्व ग्राम जहाँ पे हम लोग सर्वे करने जा रहे हैं सर, ठीक है, वहाँ पे तो बहुत सारे दबंग लोग होंगे सर, ठीक है, तो हम लोग फीमेल हैं तो कैसे हम लोग उसको हैंडल कर पाएंगे? बहुत जगह ऐसा देखा गया है सर कि फीमेल देखिए, बात नहीं सुनता। आपको हमने एक शब्द बताया था ग्राम सभा के आयोजन के क्रम में आवश्यक तैयारी में, कि जैसे ही ग्राम सभा की तिथि आप निश्चित कर लेते हैं, यस सर। इसकी सूचना संबंधित थाने को भी अवश्य दी जाए। जिला बंदोबस्त कार्यालय को, चार्ज ऑफिसर को, वहां के लोकल अफसर जो जमीन के मालिक होते हैं, जमीन के कस्टोडियन होते हैं और जमीन के प्रशासन प्रबंधन को देखते हैं, अंचल अधिकारी को अवश्य दें। यदि महिला हो या पुरुष हो, यह जज्बा रहे कि हम इस काम को करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों में या ब्लॉक स्तर पर महिलाएं कार्यरत नहीं है। आज तो बदलते परिवेश में महिला और पुरुष सब एक दूसरे के कंधा से कंधा मिलाकर कार्य को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो। रही बात विधि व्यवस्था और आपकी सुरक्षा की, तो थाना को यह सूचना रहती है, अंचल अधिकारी से भी पर्सनली मिलें कि मैं भी सर एक सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हूं, आपका हर प्रकार का प्रशासनिक और एक अनुभव और आपका सहयोग, आप उस गांव के भौगोलिक और प्रशासनिक की स्थिति से भी अवगत हैं, आप सर जरूर ऐसी व्यवस्था करें ताकि आपके निर्देशन में ये जो और विभागीय निर्देशन में इस सभा का आयोजन मेरे द्वारा किया जा रहा है, आपकी उपस्थिति भी अपेक्षित है और प्रशासनिक जो भी कार्य कर सकते हैं सर, क्योंकि यह काम आपका भी है सर, और आप हमें सहयोग करें सर। इतना अगर किसी अंचल अधिकारी से आप कहेंगे, निश्चित तौर पर आपको वह हर संभव मदद करेगा जिसकी अपेक्षा आपको है, और उनको अनुमान है उस गांव के बारे में कि क्या कुछ कोई आदमी आपके सभा में बाधा डाल सकता है। जिला प्रशासन भी तत्पर रहेगा, जिला बंदोबस्त कार्यालय भी जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेगा। इस संदर्भ में जिला निदेशक भू अभिलेख महोदय द्वारा भी आवश्यक तैयारियां एवं प्रशासनिक तैयारियों के मद्देनजर आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। थैंक यू सर। इंटरनल बोलनेस जरूरी है, और बिना बोलनेस के आपको अगर कोई कह दे आपके घर में कि आप ना रहें, जमीन को हथिया लेंगे, काम नहीं करने देंगे, क्या आप घर छोड़ देंगे? क्या कर्म स्थल है। कलयुग में कहा गया है कि कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, बोल होकर के अपने कार्यों को अंजाम तक पहुंचाएं। यस सर। सर एक क्वेश्चन और था सर, कभी कभी हम देखते हैं सर कि एक ही दस्तावेज एक ही मतलब दो रैयत लेके आ जाते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं उसमें दिखता है सर, तब उस कंडीशन में हम लोग कैसे वेरीफाई कर पाएंगे कौन राइट है कौन रॉन्ग है? कहीं आपका इशारा उस ओर है कि एक ही भूमि की दो कागजात बनी हुई है और एकदम सब सेम ओरिजिनल। अब उसका आंसर जहां तक हम आपके क्वेश्चन को समझ पाए, इसका दो मीनिंग होता है। या तो किसी क्रेता द्वारा एक ही जमीन की दो बार बिक्री की गई, या अंश, खाता खेसरा तो वही मिलेंगे लेकिन अंश अलग अलग होंगे। यस सर। या एक वंशज को किन्हीं ने बेचा और दूसरे, जैसे दो भाई है किसी जमीन में, मौखिक बंटवारा हुआ है, जमाबंदी कायम नहीं हुई है, खतियान उसके नाम पर तो बना ही नहीं है, ना तो अभिधारी खाता पुस्तिका उसके पास है, और ऐसी स्थिति में भाई भी बेच दिया और दूसरा भाई भी बेच दिया। इसीलिए हमने एक चीज आपको कहा था कि एक खेसरे के संदर्भ में जितने प्रकार के आवेदन और वंश वृक्ष का संबंधी आवेदन है, उनको आप एक जगह कलेक्ट करें, एक जगह, और उसका वेरिफिकेशन एक साथ करें, भौतिक रूप से और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर। जिनका विधिक साक्ष्य कहेगा, हो सकता है कि इलीगल विक्रेता से कोई जिन्होंने अवैध तरीके से किया, हो सकता है कि जमाबंदियां भी कायम हो गई, इस तरह की 1-8% कभी केस आते रहते हैं।
तब अंचल कार्यालय से भी इस संदर्भ में विचार विमर्श समन्वय स्थापित करना, उनके द्वारा दिए गए जमाबंदी की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी से मिलान करना। इस संदर्भ में नियम क्या कहता है, भौतिक सत्यापन में किसका दखल कब्जा है, गांव के लोगों से जो बड़े बुजुर्ग हैं या कार्य के दरमियान आपको ये लगा कि अच्छी जानकारी और सही जानकारी देते हैं, उनसे गोपनीय रूप से जानकारी प्राप्त करके अंतिम निर्णय पर आप पहुंचे। ठीक है? यस सर। हम जो आपको बता रहे हैं बातें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? यस सर, बहुत अच्छे से सर। कहीं कोई समस्या हो रही है हमारे लैंग्वेज के कारण, या नो आप तक हम अगर नहीं समझाए तो एक विफलता भी है? नो सर, नो सर, सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई सर। और कोई किन्हीं के मन में सवाल है, हाथ उठाएं। सीमा किरण जी, सीमा किरण, आप मेरी आवाज को सुन रही हैं? देखिए, महिलाओं की भागीदारी 50% है। आप सभी नौजुवक हैं, हमारे रेवेन्यू अफसर में बहुत महिलाएं हैं, और बस यह ना समझें कि आप महिला हैं। लोगों से इंटरेक्शन करने में जरा सा भी दूरी नहीं बनाएं और फ्री होकर के, सोच समझ करके लोगों की सहायता लें और लोगों को सहायता दें। आपका कोई सवाल? कोई सवाल? क्या नाम था इनका? सीमा किरण जी, आपसे आपका कोई सवाल? यस सर, मेरा एक सवाल है। हेलो, सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। सर अगर किस ग्राम सभा, आम सभा में अगर हम जाते हैं तो किसी रैयत के बीच में किसी तरह के बात को अगर हम सही से समझ नहीं पाते या फिर उसकी बात को हम समझ नहीं पाते हैं या उसको हम सही से समझा नहीं पाते हैं, तो इस केस में क्या करना होगा? उस केस में आप इतना ही कहें, या तो समझ नहीं पाया, ठीक है, आप अलग से सब दस्तावेज लेकर के आएंगे, मैं आपके दस्तावेज को देखूंगी और तब आपको पूरी बात बताऊंगी। ना समझना, गलतियों में सुधार करना, सभा में सॉरी बोल देना, यह कोई गलती नहीं है। ओके सर। तो समय अब पूरा हुआ आज के क्लास का, फिर किसी क्लास में मिलने का मौका हमें मिलेगा और आपसे मुलाकातें होंगी। इसी हैं? अमित, कोई सवाल है क्या? हाँ सर। क्या सवाल है भाई? सर बोले एक गोचर चौराती टाइप का भूमि, वो क्या होता है सर? अभी हमने बताएंगे? आपको संकेत में दिया है, जब बीटी एक्ट की चर्चा या पार्शियल चर्चा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो गोती, जी। गोचर, चारागाह की भूमि, जिरात, बाकास्त, ठीक है, ऐसे जमीनों का हम एक एक करके विशेष, आज मेरा था पब्लिक इंटरेक्शन, अगर आज सारी एक ही चैप्टर एक ही क्लास में सारी बातों को समाहित करना, ये तो हो गया कि एक बाल्टी पानी से समुद्र के सारे पानी को निकाल लेना, ऐसा संभव नहीं। इस सब को आप रखे थे तो क्या करेंगे, और जी। चूंकि अंतिम समय है तो अब हम इजाजत लेना चाहेंगे आपसे। आप ठीक है, पब्लिक इंटरेक्शन हुआ, अब पीरियड खत्म हुआ, और इसी आशा विश्वास के साथ कि आप कुछ समझे होंगे, कुछ महसूस करेंगे, कुछ अनुभव से सीखेंगे और आगे इस पथ पर